Hello, officers. Welcome to Sadhana Visa Academy current affairs session. Let's begin the journey from awareness to achievement. राधे राधे, जय श्री कृष्णा टू ऑल. दिस साइड रूबी त्यागी. आप देखेंगे करंट अफेयर्स के सेशन में क्या क्या है खास. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको द हिंदू की न्यूज में आज आपको काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, इंटरेस्टिंग न्यूज देखने को मिलेगी. काफी आपको मजा आने वाला है. आप आराम से और पेशेंस रखकर देखते रहें. थोड़ी लंबी क्लास है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आप देखेंगे दो कंट्रीज को आपको देखना है कि कौन सी कहां पर लाई करती है. जो मेरी करंट अफेयर्स की क्लास पहले देखते होंगे उन्हें सबको पता होगा कि कहां पर पड़ता है कौन सा देश. मैंने आपको साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है. फिर भी एक बार फिर से देख लेंगे. जो न्यू है उन्हें अभी शायद नहीं लर्न होगा तो आपको जरूर देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे वेनेजुएला कहां पर पड़ता है, इसी के साथ में ग्रीनलैंड कहां पर पड़ता है, क्योंकि इन दोनों देशों पर जो हमारी न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो वेनेजुएला है वो कहां पर पड़ता है. तो आप देखेंगे ये है हमारा साउथ अमेरिका. आपको मैंने साउथ अमेरिका बताया था कि साउथ अमेरिका कहां पर पड़ता है. तो ये है हमारा साउथ अमेरिका. अब साउथ अमेरिका में कौन सा देश कहां पर पड़ता है मैं हर बार आपको मैप, कभी रफली मैप बनाकर बताती हूँ या फिर जैसे हम मैप लेकर आते हैं उसमें हम साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के सभी कंट्रीज देख चुके हैं, सेंट्रल अमेरिका के देख चुके हैं. तो एक बार आप देखेंगे फटाफट से. सबसे पहले जो आपको ये देश, ये बाउंड्री दिख रही है, ये है चिली देश की. चिली देश और अर्जेंटीना की ये बाउंड्री है जहां पर जो एडीज पर्वत है वो आपको देखने को मिलेगा और इन दोनों को डिवाइड करता है कौन सा एडीज पर्वत. यहां से इनकी एक सीमा भी मान लीजिए कि इनकी जो बाउंड्री को शेयर करता है या फिर बाउंड्री बनाता है वो एडीज पर्वत बनाता है. तो इधर आपको देखने को मिलेगा ये चिली देश और इधर आपको अर्जेंटीना देखने को मिलेगा. ये क्या हुआ? अर्जेंटीना. इसी के साथ में अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा उरुग्वे, इधर आपको पैराग्वे देखने को मिलेगा, ये बोलिविया देखने को मिलेगा, इधर आपको ये पेरू देखने को मिलेगा, ये कंबोडिया देखने को मिलेगा. इसी के पास में यहां पर ये उरुग्वे देखने को मिलेगा. कंबोडिया के बाद इधर आप देखेंगे ये वेनेजुएला देखने को मिलेगा, इधर गुआना देखने को मिलेगा, ये सूरीनाम और ये फ्रेंच गुआना आपको देखने को मिलेगा. और बीच में आप देखेंगे ब्राजील देश. कौन सा? ब्राजील देश जो हमारा है वेनेजुएला. वेनेजुएला कहां पर पड़ता है? जो वेनेजुएला है हमारा, यहां पर आप देखेंगे ये है वेनेजुएला. अब वेनेजुएला में क्या हुआ, साथ ही साथ वेनेजुएला के साथ आप ये भी देखेंगे कि ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका. और नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टेट है ये है यूनाइटेड स्टेट. कौन सा? यूनाइटेड स्टेट. यूनाइटेड स्टेट मींस अमेरिका है. अमेरिका का कुछ पार्ट यहाँ पर ये अलास्का के रूप में भी है और ये हुआ अमेरिका. इधर आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कनाडा आपको. जो यूएसए है, यूएसए ने अभी वेनेजुएला पर आक्रमण किया. आक्रमण इन द सेंस बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी फायर के, सिर्फ जो वेनेजुएला है उनके जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उन्हें उठा लिया है. इस न्यूज को आगे देखेंगे लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कवर करते हुए बिना किसी को पता लगे, बिना किसी न्यूज के, बिना किसी मीडिया के, बिना किसी चर्चा के वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति वो उठा लिए जाते हैं. जब वो अमेरिका पहुंच जाते हैं तब इस चीज का खुलासा होता है कि जो वेनेजुएला है वहां के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को उठा लिया गया है. मींस उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है अमेरिका के द्वारा. ये हुआ. इधर आपको मैंने आपको ये बताया ही था, ये है अफ्रीका. इधर आपको यूरोप देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एशिया देखने को मिलेगा. एशिया में आपको चाइना देखने को मिलेगा, हमारा प्यारा इंडिया, और यहाँ पे रशिया भी देखने को मिलेगा, पाकिस्तान देखने को मिलेगा, इधर बांग्लादेश, श्रीलंका ये भी देखने को मिलेंगे. फिर आप देखेंगे एशिया के ही जस्ट अगर आप देखेंगे जस्ट आपको साउथ ईस्ट में देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा. ऑस्ट्रेलिया के ही साउथ में आपको अटलांटिका देखने को मिलेगा. तो ये है हमारे 7 कॉन्टिनेंट और इसी में मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है. नेक्स्ट चलते हैं पहली न्यूज पर. पहली न्यूज में है क्या हुआ है कि जो ट्रंप है उन्होंने असर्ट किया है इंडिया कट इंपोर्ट ऑफ रशियन क्रूड टू प्लीज हिम. अब इन्होंने क्या कहा है कि ट्रंप अपने बयानबाजी पर काफी सुर्खियों में बने रहते हैं. कोई ना कोई ये अपना बयान ऐसा दे ही देते हैं जिससे ये सुर्खियों में बन जाते हैं. अभी क्या हुआ है, अभी इन्होंने क्या कहा कि भारत पर फिर से एक टिप्पणी की है. टिप्पणी क्या की है तो यहां आप देखेंगे कि इन्होंने कहा है ही मींस प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यू आई वॉज अनहैप्पी एंड इट वॉज इंपॉर्टेंट टू मेक मी हैप्पी. दे डू ट्रेड एंड वी कैन नो राइज
tariffs on them very quickly and it would be bad for them. डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कहा है कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जिससे कि ट्रंप खुश ना हो, मीन्स वो पर्सन ना हो। इसीलिए उन्होंने ट्रंप की खुशी के लिए, ट्रंप को ये दिखाने के लिए कि हम आपसे कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहते, आपको खुश करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने रशिया से जो ऑयल वो खरीदते हैं उसे कम कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि मोदी ने मुझे खुश करने के लिए ये जो रशिया से ऑयल खरीदते हैं उसे कम कर दिया है। ये किसका बयान है? ये ट्रंप का बयान आया है। इन सब चीजों में आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर कि इन्होंने ये कहा, इनकी ये न्यूज हुई। सेकंड न्यूज देखते हैं। मैंने इसमें सिर्फ अपने आप से, मैंने अब की बार आपको लिखकर नहीं दिया है, सिर्फ बताती हुई चलूंगी कि कौन सी न्यूज कहां पे, जहां पे लिखने की जरूरत है मैंने वहां लिख दिया है, आप उसे याद रखेंगे। इसमें इस टेक्स्ट में बस अभी इतना ही है कि इन्होंने इस तरह की अपनी बयानबाजी की है। अब इस पर हमारा भारत क्या इसका रिप्लाई करेगा, क्या चीजें करेगा, वो देखेंगे। जबकि आगे मैं एक न्यूज पढ़ाऊंगी, उसमें आप देखेंगे कि नवंबर 2025 में भारत ने सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल है, जो ऑयल खरीदा है, वो सबसे ज्यादा नवंबर 2025 में खरीदा है। लेकिन ये इनकी हवाबाजी है और बयानबाजी है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी ग्रीनलैंड पीएम सेज नो मोर फंटेसीज अबाउट एनजाइजेशन मींस एनेक्सिएशन। अब आप देखेंगे, मैंने आपको यहीं पर दिखाया था कि यहाँ आप अगर देखेंगे तो ये आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा। अब ग्रीनलैंड से आप देखेंगे यहाँ है यूएसए और ये है ग्रीनलैंड। यूएसए चाहता है ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार, ग्रीनलैंड को वो अपना बनाना चाहता है, क्योंकि ये काफी यहाँ पर अपने एक शक्ति को बढ़ाने के लिए, जो यूएसए है अपनी शक्ति को जिससे कि बढ़ा सके, उसका प्रचार कर सके और दुनिया को दिखा सके कि वो कितना शक्तिशाली है, इसलिए वो चाहता है कि ग्रीनलैंड को भी वो अपना बना ले। तो ट्रंप ने एक और बयानबाजी की जब उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, उन्हें गिरफ्तार करा लिया। तो इसके बाद वेनेजुएला पे तो इनका अब शासन चल ही गया है, अभी के लिए इनका शासन है कि अमेरिका अभी शासन करेगा। लेकिन उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि ग्रीनलैंड के लिए आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि हम ग्रीनलैंड को भी देख रहे हैं और जल्द ही हम इस पर भी अपना हक जमा लेंगे, इसे भी अपने कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन उसी के बदले में जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपना रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि अब ये डर, जो धमकियां हैं या फिर जो दबाव है, इससे हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, डेनमार्क के क्षेत्र में आता है। लेकिन ग्रीनलैंड अपना एक स्वतंत्र जो देश है, वो स्वतंत्र है। तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए कोई भी हम पर दबाव नहीं बना सकता है, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और ग्रीनलैंड सिर्फ एक स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र ही रहेगा। उस पर जो भी कानून बनाने का हक है वो डेनमार्क का है और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम नाटो से भी हेल्प लेंगे। ये सब चीजें कही आप यहां देख लेंगे कि उन्होंने कहा बहुत हो चुकी धमकियां और दबाव। यहां से देखेंगे कि बहुत हो चुके धमकियां और दबाव कहा किसने है, तो ये कहा है जो ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री है जेन्स जो फ्रेडरिक नील्सन है। आप याद रखें ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, जेन्स फ्रीडरिक नील्सन ने साफ शब्दों में कहा है कि धमकियों और दबाव विलय की बातों का दोस्तों के बीच कोई स्थान नहीं है। यह बयान उन्होंने सोशल मीडिया पर दे दिया है। इसी के साथ में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को अमेरिका द्वारा हासिल करने की बात दोहराई। ट्रंप ने इंटरव्यू में क्या कहा कि अमेरिका को रक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। इस बयान पर डेनमार्क और यूरोप के कई देशों ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी। इसी के साथ में किस किस ने इस पर प्रतिक्रिया दी, तो आप देखेंगे कि जो डेनमार्क ग्रीनलैंड है, वो डेनमार्क जिसके अधीन ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो जर्मनी के जो विदेश मंत्री हैं योहान वाडेफुल ने कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर नाटो उसकी सुरक्षा को मजबूत करेगा। ये चर्चा हुई। इसी के साथ में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी कहा, जो कीर स्टारमर ने भी कहा कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क को ही भविष्य का फैसला करने का अधिकार है, उस पर कोई और देश अपनी प्रतिक्रिया ना दे और ना ही कोई अधिकार जताए। ये थी ग्रीनलैंड से। मीन्स ऐसा होता है ना कि आप अगर किसी देश को या कहीं पर एक बार हक जमा दो या फिर वहां पर अपनी प्रभुत्व या शक्ति का प्रदर्शन कर दो तो हम अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं। अब ट्रंप को वही जो गलती है वो उन्हें
रियलाइज हो रही है, रियलाइज नहीं सॉरी, वो जो गलती है ना उन्हें वो सच दिखाई दे रहा है कि अगर उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया है तो वही कहीं पर भी अपना ये दबदबा बना सकते हैं। यही सब चीजें इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी जो बात है ग्रीनलैंड पर कह दी है। और आप देखोगे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी न्यूज है। इस न्यूज को हम नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि जो मादुरो है, मादुरो को न्यूयॉर्क की जेल में जो वीपी टू टेक ओवर इन काराकास, जो वेनेजुएला की राजधानी है वो है काराकास। काराकास से उन्हें उठाया गया है मादुरो को, और बिना किसी न्यूज के, बिना किसी अफरा तफरी के या किसी भी सैन्य शक्ति के वहां पर इनकी जो मिलिट्री है वो गई और वहां से उन्हें उठाकर ले आती है। अब इसमें क्या किया गया, ऐसा कैसे हो गया कि मीडिया को बिना पता लगे या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन के उन्हें उठा लिया गया? तो वो है अमेरिका के जितने भी ऐप है, इंस्टाग्राम हो, जितना भी सोशल मीडिया पर अमेरिका का जो अधिकार है उसी का ये सब लेना देना है। मीन्स उन्हें एकदम से बंद कर दिया गया जिससे कि किसी को कुछ पता ना चले, और वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया गया। उन्हें काराकास से उठाया गया और अब न्यूयॉर्क में रखा गया है। उन पर जो ड्रग्स तस्करी है उसके केसेस डाले गए हैं कि भाई ड्रग जो तस्करी थी उन्हें ये बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में कर रहे थे, इन्हें कितनी बार रोका भी गया, इन्हें इन चीजों के लिए आगाह किया गया था, लेकिन उन्होंने नहीं माना, इसलिए इन्हें उठा लिया गया क्योंकि इन्होंने उन राइट्स का पालन नहीं किया। इसके बारे में थोड़ा आप यहां देखेंगे कि निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी, जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अमेरिका सेना द्वारा एक गुप्त सैन्य ऑपरेशन की, ये जो हुआ था ऑपरेशन, ये गुप्त सैन्य ऑपरेशन था, और इसी में यह ऑपरेशन अमेरिकी जो संसद है उन्हें भी नहीं पता था। बिना किसी इंफॉर्मेशन के ये जो ऑपरेशन है किया गया। इसी के साथ में मादुरो हैं उनको न्यूयॉर्क में ले जाकर जेल में रखा गया है। अमेरिका ने उन पर कौन सा नार्को टेररिज्म क्या होता है, ड्रग्स और आतंकवाद से जुड़े आरोप लगाए हुए हैं। आप जानोगे वेनेजुएला की 91% जो जनता है वो भूख से मर रही है। मीन्स वहां पर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। मैंने कितनी बार आपको बताया भी है कि किस तरह से वहां पे महंगाई बढ़ी है, किस तरह से जो नोटों के थैले भर भर कर वहां पर ले जाए जाते हैं और वहां से चीजें खरीदी जाती हैं। लेकिन इसी के साथ में आप ये भी जानेंगे जो क्रूड ऑयल है, मीन्स जो ऑयल है, विश्व का सबसे ज्यादा जो भंडार है वो आपको वेनेजुएला में देखने को मिलेगा, और इसी के वजह से अमेरिका ने उन पर हमला किया और वहां से जो है जो मादुरो हैं उन्हें उठा लिया गया है। इसी के साथ में उनकी पत्नी जो कि सिलिया फ्लोरेस को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों को काराकास, जो कि वेनेजुएला की राजधानी से अमेरिका ले जाया गया है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने मादुरो की अनुपस्थिति में जो वहां के उपराष्ट्रपति है उन्हें क्या किया गया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति कौन है, तो वो है डेल्सी रोड्रिगेज। कौन है, डेल्सी रोड्रिगेज का क्या बयान है कि उनको कहना है कि मादुरो को तुरंत रिहा करना चाहिए। ये है भी कि भाई हमारे राष्ट्रपति को उठा लिया गया है, ये कहाँ की एक समझदारी है। इससे तो क्या होगा, अब जो भी लोग स्ट्रोंग होंगे, शक्तिशाली होंगे, वो अपने से कमजोर देश पर फटाफट कब्जा कर लेंगे। जैसे अगर आप चाइना को देखोगे तो ताइवान पर हमला कर देगा रशिया। इस तरह तो जिस तरह रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है तो वो भी वहां के यूक्रेन के राष्ट्रपति को उठा लेंगे इसी तरह से, और वहां का सारा जो यूक्रेन है अपने कब्जे में ले लेंगे। तो ये तो नाइंसाफी हुई। जो अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात करते थे, जो कि नोबेल प्राइज लेना चाहते थे, नोबेल प्राइज क्या किसी और को मिला, इनके तो छक्के ही उड़ गए। इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे करने शुरू कर दिए हैं कि ये अब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, और अगर हमसे कोई भी टकराएगा तो हम उस देश को बर्बाद कर देंगे, या फिर वहां पर या तो हमारी राज चलेगा, हमारी बातें मानी जाएंगी, अदरवाइज हम वहां से उसे उठा लेंगे और उस पर अपना शासन लागू कर देंगे। इनका कहना है कि वहीं पर अगर आप जानोगे कि जो वेनेजुएला की ही जो नोबेल प्राइज अभी दिया गया था लेडी को, उन्हें बनाया जा रहा है, राष्ट्रपति बनाने की बात की जा रही है, और वो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बिल्कुल खिलाफ है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अभी इसलिए भी सहमति अपनी नहीं जता रहे हैं कि वहां पर राष्ट्रपति बना दिए जाए। वो कह रहे कि अभी कुछ दिन तो अमेरिका का ही राज चलेगा, अमेरिका ही वहां पर शासन करेगा, फिर बाद में सोचा जाएगा। ये सब चीजें हो रही, क्योंकि इतने में क्या होगा, जो वहां के क्रूड ऑयल है, अमेरिका की कंपनियां वहां पर जाएगी, भर भर कर वहां पर से व्यापार करेगी,
और प्रॉफिट कमाएगी। लेकिन ये भूल गए हैं, इन्हीं के जो लोग हैं अमेरिका के, वो बोल रहे हैं कि ये गलत है। जो विपक्ष है वो बोल रहा है कि गलत क्या है, क्योंकि वो जानता है कि ऐसी ही गलती अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी की थी। लेकिन क्या हुआ, वहां से उन्हें अपनी सेना को वापस लेना पड़ा और वहां पर शासन अभी भी उन्हीं लोगों का है जिनका होना था। तो इसी तरह से आप किसी भी देश में जाकर कहीं भी अपनी प्रभुत्व नहीं दिखा सकते हैं कितने दिन, क्योंकि वहां की जनता अपने ही पक्ष में रहती है। तो इसीलिए ये भी इनकी गलती मानी जा रही है कि ये कहा जा रहा है, विपक्ष का है कह रहा है कि बहुत ही गलती की है डोनाल्ड ट्रंप ने। भविष्य के लिए ये काफी बड़ी चेतावनी हो सकती है। ये सब चीजें रही। इन पर ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी उन्हें वहां पर उसकी अ, निगरानी में इन्हें रखा गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो उसके हवाला देते हुए इन्होंने उन पर ये केस लगाए हुए हैं। इसी के साथ जो वेनेजुएला मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में हिंसा भड़क उठी है, कुछ नागरिक और सैनिक मारे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये सब अमेरिका के कारण हुआ है। भारत ने क्या कहा है, भारत क्या ही कहेगा, भारत सिर्फ इतना कहेगा कि शांति बनाए रखे, क्योंकि भारत का वहां से कोई ना तो इतना बड़ा लेना देना है, भारत खुद ही अमेरिका के टैरिफ से जूझ रहा है। तो भारत ने सिर्फ इतना कहा है कि वेनेजुएला के लोगों के कल्याण को लेकर चिंतित है, क्षेत्र में शांति और संवाद की जरूरत है। इसी के साथ में वेनेजुएला में 1999 से सत्ता जो समाजवादी पार्टी के हाथ में है, और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो वो की थी ह्यूगो चावेज ने की थी, और अब तक उन्हीं की सत्ता बनी हुई थी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, बांग्लादेश विल नॉट ट्रेवल टू इंडिया फॉर T20 WC वर्ल्ड कप ओवर सिक्योरिटी कंसर्न। बांग्लादेश का बयान आया है। बांग्लादेश का क्या कहना है, अभी आप सब जानते ही हैं कि बांग्लादेश ने जो हिंसा की एक लेवल होता है उसे क्रॉस किया हुआ है। वहां पर काफी दंगे फसाद हो रहे हैं, आंदोलन हो ही रहा था। वहां के एक देश प्रेमी थे जिनकी अभी मृत्यु हो गई, और उसका भारत को ब्लेम किया गया कि जो लोगों ने उन्हें मारा वो भारत जाकर रुक गए। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पर ये सब चीजें तो चली रही थी, इसी के साथ में एक हिंदू व्यक्ति को, जो कि एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था, कंपनी काम करता था, उसे वहां से उठा लिया गया और उसे जिंदा जला दिया गया। इसी के चलते हुए वहां पर काफी दंगा फसाद भी रहे, बाद में थोड़ी शांति बनाई गई। अब क्या हुआ कि इसी के साथ इस न्यूज से पहले क्या हुआ था कि जो आईपीएल होते हैं, आईपीएल के लिए क्रिकेट चूज किए जाते हैं, और जो ये आईपीएल भारत कराता है इसमें 10 जो बड़ी कंपनियां हैं या 10 बड़ी टीम होती हैं जो अपने अपने क्रिकेटर्स को खरीदती हैं और उन पर बोलियां लगाती है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है वो क्रिकेटर उसी की टीम में चला जाता है। उसी में से एक टीम है जो शाहरुख खान की टीम थी, जो कोलकाता किंग्स है, वो शाहरुख खान की टीम मानी जाती है, जिसमें प्रीति जिंटा भी हैं और रानी मुखर्जी की भी आई थिंक वो टीम है। तो वो शाहरुख खान की टीम थी, और शाहरुख खान की टीम ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को उन्होंने अपनी टीम में ले लिया। अब जब अपनी टीम में ले लिया तो फिर तो अफवाहें उठनी ही थी। अब क्या होता है, कुछ भी किसी भी देश में कुछ भी चीजें हो फटाफट धर्म और जाति पर आ जाती हैं। इसी के साथ में बोला गया कि शाहरुख खान को बोला है कि पहले को वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे, अब बांग्लादेशी का भी करते हैं, जबकि ये चीजें ऐसी कुछ थी नहीं, लेकिन ये एक मुद्दा बन गया। इसी के साथ में जो आईपीएल के बीसीसी है उन्होंने कहा कि भाई आप बांग्लादेशी जो क्रिकेटर है उसे अपनी टीम में मत लीजिए, हम आपके लिए फिर से ओपन कर देते हैं, और आप किसी और टीम का जो और किसी देश के क्रिकेटर को अपने उसमें ले लीजिए, अपनी टीम में शामिल कर लीजिए। ये चीजें हुई। तो इसी तरह से शाहरुख खान की जो टीम है उन्होंने फिर दूसरा कोई कैंडिडेट लिया, और बांग्लादेशी जो क्रिकेटर थे उन्हें निकाल दिया गया। अब उन्हें जब निकाला गया तो इसी के चलते हुए अब हमारा जो T20 वर्ल्ड कप होना था, बांग्लादेश की जो टीम है, जो वहां की काउंसिल है, बांग्लादेश की क्रिकेट काउंसिल है, उन्होंने बोला कि हमारी जो टीम है वो भारत में खेलने नहीं आएगी, क्योंकि हमें जो हमारी टीम है उसे सेफ्टी की वजह से, हमारी टीम की सेफ्टी की वजह से हमारी टीम को खतरा हो सकता है, इसलिए हम भारत में नहीं भेजेंगे। अब बात ये कहां तक सही है कि गड़बड़ तो हुई है। अगर किसी देश के क्रिकेटर को आप अपनी टीम से निकालोगे तो वहां से एक्शन आना बनता है। उन्होंने भी अपना एक्शन लिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत से उन्हें कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जब क्योंकि अगर वो पाकिस्तान से अपनी कंपेयर कर रहा है तो पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद कराए हैं, काफी
भारत और पाकिस्तान के 36 के आंकड़े रहे हैं। इसी की वजह से पाकिस्तान ने ये बोला था कि हम भारत में नहीं आएंगे, हमारी जो टीम है वो खेलने भारत नहीं जाएगी, क्योंकि उससे पहले भारत की टीम ने मना कर दिया था कि वो पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। आपने देखा भी होगा जो वर्ल्ड कप हमारा हुआ था उसमें भारत के क्रिकेटर ने ट्रॉफी जीती थी, लेकिन पाकिस्तानी जो वहां के कोच थे उनके हाथों से उन्होंने वो ट्रॉफी नहीं ली। इसी की वजह से वो ट्रॉफी छोड़कर आ गए थे, आईसीसी की जो ट्रॉफी हुई थी। अब प्रॉब्लम वहां से ये है कि अभी तो हम पाकिस्तान से लड़ ही रहे हैं, मीन्स पाकिस्तान का मैच हम बाहर करा रहे हैं। तो अब जो ये T20 होगा इसमें हमारे 50 जो हमारे 50 मैच होंगे, उनमें से कम 20 मैच हमारे बाहर होंगे, मीन्स न्यूट्रल जगह होंगे। जैसे कि श्रीलंका में आपने देखा होगा कि हमारा दुबई में कराए गए थे पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट जो मैच थे। अब इधर बांग्लादेश का भी आ गया है, बांग्लादेश को भी लगा कि हम भी भारत नहीं जाएंगे, हमें भी बाहर ही कराना होगा। लेकिन बांग्लादेश क्यों भूल रहा है कि बांग्लादेश को आजाद भारत ने कराया। बांग्लादेश की जो आजादी है उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। इसी के साथ में किसी भी दंगा फसाद में भारत का कोई हाथ नहीं है। हाँ, बांग्लादेशी जो लोग हैं वो इस चीज का ब्लेम करते रहते कि भारत ने किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शेख हसीना अगर हमारे देश में आई है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर कोई दूसरा बंदा हमारे देश से ये आशा रखता है कि हमें वहां पर सुरक्षा मिलेगी तो हमारा कर्तव्य है उन्हें सुरक्षा देना। अब वो उस देश में किस तरह से देखा जा रहा है वो हमारी हेडेक नहीं है, वो आपको भी सोचना चाहिए कि आप ही के लोग अगर हमारे देश में आए, हम उन्हें शरण दे रहे हैं, ना कि हम कुछ बढ़ावा कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि बांग्लादेश में शांति बनी रहे, कोई भी इशू क्रिएट ना हो। बांग्लादेश से हमारी कोई भी ऐसी, ना तो पहले से ही हमारा 36 का आंकड़ा है, बांग्लादेश के लिए हमारा एक भाईचारा वाला प्रेम है और हम बिल्कुल नॉर्मल उससे अपने रिलेशंस रखना चाहते हैं। लेकिन कंडीशंस इतनी बिगड़ रही है, किस वजह से बिगड़ रही है, कौन बिगाड़ रहा है, ये तो सब जानते ही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो आया है कि बांग्लादेश की टीम अब भारत खेलने नहीं आएगी, तो किस लिए कि सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से बांग्लादेश की जो टीम है वो न्यूट्रल जगह उनके क्या होंगे, मैचेस होंगे। मींस जिस तरह से भारत पाकिस्तान के हो रहे हैं इसी तरह से अब बांग्लादेश और भारत के मैच होंगे। तो ये सब चीजें इस न्यूज में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो पुरुषों वाला होगा भारत और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में आयोजित होना है। टूर्नामेंट की तारीख कब है, तो ये होगा 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच में। बांग्लादेश क्रिकेटर बोर्ड जो है BCB का फैसला है कि मौजूदा हालात में बांग्लादेश की टीम भारत की यात्रा नहीं करेगी। कारण क्या दिया कि सुरक्षा और खिलाड़ियों की सेफ्टी को लेकर चिंता BCB ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC से औपचारिक अनुरोध किया है। ये बात हुई। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो ये सब चीजें हैं कि भाई BCB ने कहा है कि भारत बांग्लादेश सुरक्षा की वजह से वहां पर क्रिकेट टीम नहीं खेलने आएगी। जो न्यूट्रल वैल्यू है वो कहां पर है, जैसे कि श्रीलंका या फिर अन्य देशों में ये होगी। कुल 55 मैच जो ये मैच होने हैं, कुल 55 मैचों के इस टूर्नामेंट में 20 मैच कहां पर होने हैं, श्रीलंका मेजबानी करेगा। इनमें पाकिस्तान के सभी मैच भी शामिल हैं। भारत पाकिस्तान मैच ICC इवेंट्स में न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जा रहे हैं 2028 तक, कि वो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है वो भारत में नहीं आएंगे, तो उनके न्यूट्रल रखने के लिए श्रीलंका में मैच होंगे। 55 मैच में से 20 मैच श्रीलंका कंडक्ट कराएगा। ये बातें हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट्स एट 6 मंथ हाई इन नवंबर। मैंने आपको बताया कि लास्ट के 6 महीनों में नवंबर में भारत ने सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदा है रशिया से। हमारा जो 50% ऑयल है उसकी पूर्ति रशिया और अमेरिका करता है। मीन्स रशिया से हमने 35% ऑयल खरीदा है और 12-13% हमने खरीदा है अमेरिका से। मीन्स 50% हमारा रशिया और अमेरिका से ही होता है, बाकी अदर से होता है। तो ये सब चीजें रही, ये हमने बताया गया। जबकि आप सब जानते हैं कि ट्रंप ने भी क्या कहा है कि रशिया से ऑयल कम इसलिए खरीद रहा है भारत जिससे कि वो ट्रंप को खुश कर सके और ट्रंप से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कराए, ना ही और वो टैरिफ से डरता है। ये सब चीजें देखी गई। आप देखेंगे 2025 में इंडिया ने रशिया से कच्चे तेल का आयात जो मात्रा है वो दोनों, जो मात्रा और वैल्यू दोनों हिसाब से 6 महीनों में सबसे ज्यादा किया है। भारत के कुल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी कितनी है, 35% है। इसी के साथ में जो हमारा 7.7 मिलियन टन कच्चा तेल रूस से आयात किया गया है, 2024 की तुलना में लगभग 7% अधिक रहा है 2025 में। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट में आप देखोगे कि हमारा जो रूस से है लगभग 3.7 अरब डॉलर का तेल खरीदा गया। इसी के साथ 34% लगभग रहा है अमेरिका और रशिया से। अमेरिका और रशिया से भारत कितना
50% मीन्स आधा तेल वहां से खरीदता है, 35% रशिया से और 13% खरीदा है हमने अमेरिका से। 50% की आपूर्ति हमारी कहाँ कहाँ से होती है? रूस से और अमेरिका से होती है। इसी के साथ में हमारी नेक्स्ट न्यूज, दिल्ली एनसीआर रेजिडेंट सीक यूनेस्को टैग फॉर द अरावली रेंज। आप सब जानते हैं अरावली रेंज पे हमने क्लास भी बनाई थी कि अरावली को सेफ करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, उससे बचाव के लिए आंदोलन किया जा रहा है। तो अब जो हमारे नागरिक हो क्या मांग कर रहे हैं कि जो हमारी अरावली रेंज है उसे यूनेस्को में शामिल करा दिया जाए। उससे क्या होगा, जो यहाँ पे खनन हो रहा है या फिर जो चीजें हो रही है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो जाएगा, और जब यूनेस्को में ये चीजें शामिल हो जाती हैं तो ये जो खनन है ये सब चीजें रुक जाएगी और अरावली सेफ हो जाएगी। तो ये सब चीजें कही गई है। आप यहाँ देख लेंगे कि दिल्ली एनसीआर के कई निवासी जो कि महिला और बच्चे भी शामिल हैं, गुरुग्राम के सेक्टर 54 में अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए जन जागरूकता अभियान में शामिल हुए हैं, एकत्र हुए हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला जो 4 राज्यों कहाँ कहाँ पर फैली, आपको मैंने बताया था। अरावली जो हमारी पहाड़ी है वो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में फैली हुई है। यहाँ पर देखेंगे दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, गुजरात में फैली हुई है। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए, जिससे क्या होगा, अरावली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण मिलेगा। तो ये मांग की जा रही है, इससे क्या होगा, अरावली को बचाव मिल सकता है। यह बैठक अरावली बचाओ सिटीजन मूवमेंट के तहत हुई। यह एक पंजीकृत ट्रस्ट है। अरावली के संरक्षण को लेकर जन जागरूकता फैलाना है। इसी के साथ में आप सब जानते हैं कि क्या है ये सतही सस्टेनेबल माइनिंग प्लान से काम नहीं चलेगा। उनका कहना है जो हमारी 76,000 किलोमीटर की अरावली रेंज है उसे अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को में शामिल किया जाए, जिससे कि उसके जो संरक्षण है उसे मजबूत किया जाएगा। वहां से होगा सिर्फ कागजी जो परिभाषाएं, उनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सरकारी अधिसूचनाओं को गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा। अरावली की कमजोर सुरक्षा के कारण क्या क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा, जल संकट आ सकता है, जैव विविधता के नुकसान बढ़ेंगे। क्योंकि जो एनसीआर का AQI है, मैंने आपको अभी बताया था कि एनसीआर का जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण, वो काफी हाई लेवल पर पहुंच गया है। यहाँ पर 500 दिया हुआ है, लेकिन 900 से भी ऊपर कूद चुका है। इसलिए अरावली का संरक्षण करना काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीआर में IQI 900 तक पहुंच रहा है। अरावली के क्षरण से, पेड़ों की कटाई से, खनन गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यही है, इतने प्रदूषण में रहने वाले नागरिकों का भविष्य क्या होगा, ये चिंता जताई जा रही है। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि भाई अरावली बचाओ अभियान चलाया गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। उत्तर भारत के लिए प्राकृतिक जो ग्रीन वॉल है उसे अरावली को माना जाता है। रेगिस्तान के विस्तार को रोकने वाली भी ढाल बनती है। मैंने आपको बताया भी था किस तरह से वो रेगिस्तान की धूल मिट्टियों को रोकती है, किस तरह से वो बारिश कराती है, किस तरह से उत्तराखंड इलाके में, हिमाचल प्रदेश के में जो बाढ़ आती है, प्रलय को रोकने में जो हमारी अरावली काफी बड़ी अपनी भूमिका निभाती है। प्रदूषण नियंत्रण करती है, भूजल संरक्षण करती है, जलवायु संतुलन में अहम भूमिका निभाती है। ये हमारी हुई। इसके साथ में अब चलते हिमाचल। CM मीट्स डेड कॉलेज स्टूडेंट फैमिली, प्रोमिसेस ट्रांसपेरेंट प्रोब। अब क्या हुआ है हिमाचल प्रदेश में कि अभी भी रैगिंग के इतने केस देखे जा रहे हैं। जब रैगिंग को, आप सब जानते हैं कि कॉलेज में रैगिंग करना बैन है, इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के कॉलेज में रैगिंग की गई और उसके वजह से एक लड़की की मृत्यु हो गई। कितने दुख की बात है कि हम अभी भी इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि रैगिंग का नाम लेकर हम एक इंसान को इस लेवल पर पहुंचा देते हैं कि वो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये हिमाचल प्रदेश का केस है। 3 लड़कियों के लिए ये दर्ज किया गया कि 3 लड़की और एक इसमें टीचर भी शामिल थे, प्रोफेसर शामिल थे, जिनका नाम राकेश बताया जा रहा है, और उनके वजह से उन्होंने दुर्व्यवहार किया। जाति का भी कुछ इसमें बताया जा रहा है कि भाई जाति की वजह से उन्हें इतना प्रोवोक किया गया। लेकिन कितनी गलत चीज है, जब हमारी रैगिंग बंद है, रैगिंग बैन की हुई है, तो पहली बात तो उस विद्यालय ने कैसे अलाउ किया रैगिंग को, और सेकंड ये कि इतना उसके साथ उत्पीड़न हुआ, इतनी सब चीजें हुई, कैसे किसी को पता नहीं चला कि लड़की की मृत्यु हो गई, उनकी फैमिली का क्या ही हाल होगा। और लड़की होकर हम, लड़की ही किसी लड़की के साथ इस लेवल तक हम अत्याचार कर देते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई। अब तक इतने केस आए हैं कि भाई कभी लड़की के साथ कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो क्या अब ये भी देखने को रह गया था कि लड़कियां ही अब लड़कियों के साथ में इस लेवल पर पहुंच जाएंगी कि उनकी मृत्यु हो जाए? तो बड़ी ही दुख की बात है। तो ये उस पर आया है कि रैगिंग की वजह से हिमाचल प्रदेश का एक स्कूल है, कॉलेज है, जिसमें रैगिंग की गई और उस लड़की की मृत्यु हो गई। उसी में
वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो वहाँ पहुंचे। कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि छात्रा के परिवार से उन्होंने बातचीत की, फोन पे बातचीत की। बातचीत जो भी हुई है, लेकिन इस पर एक कड़ा कदम उठाना चाहिए। रैगिंग अगर बैन है तो इस पूरे विद्यालय पर कार्रवाई की जानी चाहिए कि आखिर रैगिंग हुई कैसे जब ये बैन की गई है, और इसके बावजूद आखिर इस लेवल तक कैसे पहुंच गई कि लड़की की मृत्यु हो गई। पूरे कॉलेज प्रिंसिपल और सब पूरा स्टाफ होता है, क्या किसी को पता नहीं चला? एक प्रोफेसर इतनी गलत चीजें करते रहे और फिर भी किसी को पता नहीं चलता। और ये झूठ नहीं है, ये रियलिटी है, हकीकत में है कि जो प्रोफेसर इस लेवल पर, इस पद पर पहुंच जाते हैं, वो अपनी जो हरकतें हैं उनसे बाज नहीं आते हैं, और ये गलत चीजें होती हैं काफी। मैंने आपको फिर पहले भी बताया था, जब मैंने उन्नाव केस आपको पढ़ाया था, कि लड़की की एक लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तब वो बता पाती है, उससे पहले तो बता भी नहीं पाती। क्योंकि सिर्फ इस वजह से जो एक इज्जत का पाठ पढ़ाया जाता है लड़की को, कि हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लड़की के ही ऊपर होती है। अगर कोई गलत काम किया तो नाक कट जाएगी फैमिली की, वो लड़की के ऊपर है। कोई भी गलत काम नहीं करना है, पढ़ाई अच्छे से करना है, कुछ भी उनके खिलाफ जाके नहीं करना है। तो इन सब में सारी जिम्मेदारियां लड़की पर ही होती है। लड़का कुछ भी कर ले वो सब चलेगा, ना तो लड़का जब कुछ करता है ना तो तब नाक कटती है, ना कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन सिर्फ लड़कियों पर ही सारी जिम्मेदारी थोप दी जाती है कि हर चीज की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो लड़की ही उठाएगी। इज्जत घर की लड़की से बनती है, लड़के से कुछ नहीं बनती। लड़का कुछ भी करता फिरता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़की को बस दबा के रखो। कुछ भी उसके साथ गलत हो रहा हो वो आवाज नहीं उठा सकती है, उसे सिर्फ दबाव में रहना होता है। और लड़की खुद भी इतनी दब जाती है कि वो इस इज्जत की वजह से अपने लिए ना कोई कदम उठा पाती है, ना ही किसी को बता पाती है। बहुत गलत है। अगर लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो इज्जत को साइड में रखो, पहले अपने लिए जियो, पहले उस चीज पर कदम उठाओ कि कल वो बंदा किसी और के साथ गलत ना करे। अगर आज आपके साथ गलत हुआ है तो वो कल दूसरे के साथ भी गलत करेगा, तो क्या तब सही रहेगा? मीन्स ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी, सॉरी, एक से दूसरे के पास ऐसे ही जाता रहेगा। लेकिन अगर आप साथ ही कदम उठा दें, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है उसी पर साथ के साथ तभी कदम उठाया जाए, तो आसपास के जो 4-10 लोग हैं उन्हें भी आंखें हो और वो भी कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन अगर आप ही नहीं उठाओगे तो और लोग भी उनको एक हक मिल जाता है गलती करने का। तो प्लीज अगर किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत है तो वो बात ज्यादा बड़ी मुद्दा ना बने, आपकी मृत्यु या आपकी जिंदगी तक ना पहुंचे, उससे पहले ही उस पर एक्शन लेना चाहिए, उस पर कदम उठाना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो ये सब चीजें हुई है। नेक्स्ट के देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ये मैंने आपको बताया, दलित छात्रा की सुरक्षा के लिए शैक्षिक संस्थाओं में शक्ति असंतुलन। इसी के साथ में कॉलेज में रैगिंग और यौन उत्पीड़न की गंभीर समस्या, आंतरिक शिकायत तंत्र की कमजोरियां। इसी के साथ में किस किस हमारे आर्टिकल का उल्लंघन हुआ है, तो आप देखेंगे आर्टिकल 14 हमारा कहता है कि हमें समानता की स्वतंत्रता है। इसी के साथ आर्टिकल 15 कहता है कि हर एक को अपनी गरिमा रखने का पूरा हक है, और 21 कहता है जीवन का अधिकार, कि हर एक इंसान को जीवन जीने का अधिकार है। तो इन तीनों का उल्लंघन किया गया है। इसी के साथ में नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारी न्यूज है, नेक्स्ट देखेंगे कि यूजुअल जेनेटिक कोड इन अट्लांटिका माइक्रोब्स इल्ड रेयर अमीनो एसिड। रेयर अमीनो एसिड क्या होते हैं? रेयर वो चीजें होती है जो रेयर ही मींस मुश्किल से पाई जाती हैं। अब रेयर अमीनो एसिड क्या है कि अट्लांटिका में ऐसे कोड देखे गए हैं, जैसे कि कुछ हमारे कैंडोन होते हैं, उसमें क्या होते हैं कि हमारे होते हैं, जैसे कि हमारे 60 कैंडोन होते हैं, उसमें 20 हमारे अमीनो एसिड होते हैं, और उसी के साथ हमारी 3 जो कोड होते हैं जैसे ए टी जी हुए, और इन सबको मिलाकर हमारे कोड बनते हैं। तो हम मानते हैं कि जो कोड होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, मींस सबके डीएनए के कोड जो बनते हैं वो एक तरह से ही बनते हैं। लेकिन अभी देखा गया अटलांटिका में कि कुछ डिफरेंट वहां पर पाया गया है, और ये पहली बार देखा गया है कि किसी जीव में कोड डिफरेंट पाए गए हैं। कैसे? आप यहां देखेंगे कि जीवन के मूल नियम हर जगह एक जैसे नहीं होते। हमारा शोध क्या था पहले कि हमें लगता था जो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह सेम होते हैं, और कोई एक होता है जो एक्सेप्शन होता है। लेकिन अभी देखा गया है अटलांटिका में ये काफी मात्रा में पाए गए हैं। इसी के साथ जो डीएनए होते हैं, हमारे प्रोटीन बनाने के नियम लगभग सार्वभौमिक मींस यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन इस शोध में यह धारणा तोड़ दी है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट, और इसीलिए मैं ये न्यूज लेकर आई हूं कि हमें पता होना चाहिए, साइंस से भी रिलेटेड हमें चीजें पता होनी चाहिए कि कहां पर क्या क्या चीजें चल रही हैं, किस तरह से हमारे जो डीएनए कोड हैं वो बनते हैं, किस तरह से कौन कौन से एंटीजेंस होते हैं,
वो सब हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आप देखोगे, मैंने आपको बताया हमारे 4 कोड होते हैं, ए, टी, जी और सी। सॉरी, मैंने 3 बताए, 4 होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डीएनए हमारे शरीर का निर्देश पुस्तिका होती है। निर्देश पुस्तिका मीन्स किस तरह से प्रोटीन बनेंगे, कितने बनेंगे, ये सब चीजें हमें हमारे जो डीएनए वो बताते हैं, और कब कब बनेंगे। ये किसका काम होता है? डीएनए का इंस्ट्रक्शंस होती है। डीएनए हमारे शरीर को निर्देश देते हैं, क्या क्या, कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, कब बनेगा और कितना बनेगा। इसी में जो हमारे कंडोन होते हैं, कंडोन क्या होते हैं? डीएनए में 4 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? ए, टी, जी, सी। ए से है एडेनिन, टी से है थाइमीन, जी से है ग्वानिन और सी से है साइटोसिन। ये 4 हमारे कोडोन होते हैं। इन चारों से मिलकर हमारे बनते हैं हमारे जो 3-3 के समूह में कैडोन बनते हैं। अब कैडोन कौन कौन से बनते हैं? 3 बनते हैं, जैसे एटीजी, टीटीए और टीजीए। ये तीनों हमारे कैडोन बनते हैं। किनसे? इन चारों से। सिर्फ ये 3 ही कैडोन बनते हैं जो बनाते हैं डीएनए कैडोन। इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमारे 64 कैडोन होते हैं उसमें से 61 कैडोन जो होते हैं हमारे, 61 कैडोन क्या बनाते हैं? 20 एमिनो एसिड। लेकिन जो हमने अभी देखा है उसमें क्या हुआ है? हमारे जो अभी डीएनए कैडोन पाए गए हैं उसमें हमारे 62 कैडोन पाए गए हैं और उसमें 21 एमिनो एसिड पाए गए हैं। 3 कैडोन हमारे होते हैं जो कि स्टॉप कैडोन होते हैं। मीन्स ये रोकते हैं कि जब हमारे डीएनए बनने शुरू होते हैं तो यहाँ पर आकर जो हमारे अब बाद में कैडोन बनते हैं वो उन्हें रोक देते हैं कि यहाँ पे अब ये स्टॉप हो गए हैं। तो इस तरह से हुआ। तो ये स्टॉप कैडोन का काम करते हैं, प्रोटीन बनाना रोक देते हैं। अब स्टॉप कैडोन कौन कौन से होते हैं? तो स्टॉप कैडोन होते हैं टीएए, टीजीए और टीजीए। ये 3 कैडोन होते हैं हमारे स्टॉप कैडोन, और 61 कैडोन होते हैं हमारे एमिनो, जो कि 20 एमिनो एसिड के कैडोन बनाते हैं। इसके नेक्स्ट में देखेंगे कि जो हमारा टीजीए कैडोन है अब स्टॉप नहीं रहा। मैंने आपको बताया कि जो हमारे ये थे टीए, टीएजी और टीजीए, ये तीनों कैडोन कौन से? स्टॉप कैडोन है। लेकिन जो हमने पाया है जो हमारे 62 कैडोन बने हैं और 21 एमिनो एसिड बने हैं, उसमें जो ये टीजीए है ये अब स्टॉप कैडोन नहीं रहा है। ये क्या? ये कैडोन बनाता रहता है, मीन्स ये एमिनो एसिड्स बनाता रहता है। तो ये हमने पाया है। इसी के साथ में ये एक दुर्लभ एमिनो एसिड है, और इन अमीनो एसिड का नाम क्या है? तो इस अमीनो एसिड का नाम है पायरोलाइसिन। क्या है? पायरोलाइसिन, जिसे हम इंडिकेट करेंगे PYL से आगे देखेंगे। जो पायरोलाइसिन है वो क्या है? वो एक रेयर एमिनो एसिड है, केवल कुछ खास जीवों में पाया जाता है। इंसानों में यह बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। अब पहली बार पाया गया है कि जो अटलांटिका सूक्ष्म जीव से बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। मीन्स ये रेयर था, कभी कभी पाया जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप अटलांटिका में देखोगे तो जो सूक्ष्म जीव है वो मैक्सिमम पाए जाते हैं, मैक्सिमम वो उपयोग कर रहे हैं। और उससे क्या है कि वो बहुत हद से ज्यादा सर्दी में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, हद से ज्यादा गर्मी में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, अधिकतम अगर लवणता है उसमें भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो ये उसमें सर्वाइव कर पा रहे हैं इन कैडोन की वजह से। यहाँ देखेंगे ये जो जीव है इन्हें क्या कहा गया है? ये है आर्चिया। कौन है? आर्चिया। आर्चिया क्या है? आर्चिया एक बैक्टीरिया की तरह होता है। आर्चिया बैक्टीरिया की तरह देखते हैं, लेकिन उनसे जैविक रूप से अलग होते हैं। मैंने आपको बताया ये अत्यधिक ठंड में सर्वाइव कर सकते हैं, गर्मी में भी और लवणता में भी जीवित रह सकते हैं। ये खास आर्चिया में पाए जाते हैं। अटलांटिका की बर्फीले झीलों को कहा जाता है आर्चिया, जहां पर ये पाए जाते हैं। और ये हमने कैडोन देखे हैं वहां पर। जो पाइल कैडोन है वो क्या है कि वैज्ञानिक इस नाम को दिया है क्या? पाइल जेनेटिक कोड। ये क्या है? मैंने आपको बताया। ऊपर अगर हमने देखा था तो वो 61 कैडोन थे। कितने? यहाँ पे आप देखोगे 62 कैडोन। मैंने आपको बताया वो थे 61 कैडोन। कितने? 61 कैडोन थे। 61 कैडोन थे। 61 कैडोन थे। सॉरी, कैडोन 61 कैडोन थे। और कितने एमिनो एसिड बना रहे थे? तो वो बना रहे थे 20। कितने? 20 एमिनो एसिड बना रहे थे। लेकिन ये कितने बना रहे हैं? ये बना रहे हैं 21। मींस ये वाले 62 कैडोन है, 62 कैडोन है, और कितने एमिनो एसिड बना रहे हैं? तो 21 एमिनो एसिड बना रहे हैं। एमिनो एसिड बना रहे हैं। सामान्यतः कितने थे? 21 कैडोन 20 एमिनो एसिड बनाते हैं। यानी जो जीवन ने एक नया एमिनो एसिड खोज लिया है वो कौन सा है? वो है हमारा
पायल जेनेटिक कोड उसको नाम दिया गया है। इससे क्या होगा, इससे अब आने वाली संभावनाएं बढ़ेंगी। मीन जो हमारी दवाइयां हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसी से जैसे कैंसर थेरेपी होती है उसमें कुछ हमें खास अच्छा देखने को मिलेगा। इसी के यहाँ पर देखेंगे और बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि बेनिफिट देंगी। मीन्स हमारी दवाइयों में, हमारे उपचार में, कैंसर थेरेपी में, इनसे हमें बेनिफिट मिलेगा इनसे। तो इसीलिए खोज की गई और इसमें हमें याद रखना है कि पाइल एक जेनेटिक कोड है जो नया एक खोज किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। आपने सुना होगा व्हेन वॉल हाउ एट द फर्स्ट फुल मून ऑफ द ईयर। जैसे ही वोल्फ का नाम आता है हमें लगता है अमावस्या की रात, वो बड़े वाली रात, उसमें जो भेड़ियों का चिल्लाना, वो सब हम एक अपनी इमेजिनेशन बनाते हैं कि बस ये होता है। लेकिन ये क्यों होता है, इसके पीछे का एक इतिहास क्या है, ये हमें कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। इस पर आपने देखेंगे सीरियल बनते हैं, मूवी बनती है कि अमावस्या की रात है, पूर्णिमा की रात है, जिसमें आपको भेड़िया एक दिखाई देगा और वो एक चिल्लाता हुआ, अपनी आवाज निकालता हुआ आपको नजर आएगा। आज हम जानेंगे कि आखिर इसके पीछे इतिहास क्या था। जो हमारी वोल्फ होती है, हमारी इसमें दो आपको देखने को मिलेगा। दो नाम क्या है, एक है वुल्फ मून और एक सुपर मून आपको देखने को मिलेगा। और वुल्फ सुपर मून कब होता है, जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं। अब सबसे पहले आप जानेंगे कि वुल्फ मून क्या होती है। जनवरी की पहली पूर्णिमा, जो जनवरी माह है उसमें पहली जो पूर्णिमा आती है उसे कहते हैं वुल्फ मून। अब आप जानोगे कि आखिर इसे भेड़िया नाम दिया क्यों गया, कि भेड़िया की जो इसे चंद्रमा, भेड़िया और चंद्रमा दिखाए जाते हैं, क्यों दिखाए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जनवरी में जब पूर्णिमा आती है उस टाइम पर काफी सर्दियां होती हैं, रात बिल्कुल शांत होती हैं और लंबी रातें होती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था, जब शांत होती से भेड़ियों की आवाज आती थी, तो इसीलिए उस टाइम पर उस नाम दे दिया गया वुल्फ मून। जिससे कि उस टाइम पर, क्योंकि भेड़ियों की ही आवाज आती थी और लंबी सर्दी और शांत सर्दियां होती थी, इसीलिए उसे वुल्फ नाम दिया गया। आप देखेंगे जनवरी की पहली पूर्णिमा में हमें क्या देखने को मिलती है, वुल्फ मून देखने को मिलती है। और सुपर मून क्या है, पेरिजी। पेरिजी के पास आई पूर्णिमा क्या होती है, सुपर मून होता है जब चंद्रमा काफी नजदीक होता है पृथ्वी के, और जब ये पूर्णिमा आती है उसे पेरिजी कहते हैं। पेरिजी होता है पृथ्वी के जितना भी नजदीक जो चीज होगी, मीन्स पास होगी, पेरी मीन्स पास होगी, पेरिजी होगी पास आई हुई। पेरिजी होती है पृथ्वी के सबसे पास। और जो हमारी होती है एपोगी, एपोगी मीन्स दूर जाना, अपार्ट जाना मीन्स दूर जाना, पृथ्वी से सबसे दूर। तो ये था कि जो हमारे सुपर मून मीन्स एक तो सर्दियों की पूर्णिमा हो और उसी दिन अगर चंद्रमा पृथ्वी के पास हो तो उसे हम बोल देते हैं वो सुपर मून बोलते हैं। और वो कब होती है, वो होती है पूर्णिमा को, जनवरी की पहली पूर्णिमा को। आपको समझ आएगा, एक बार फिर से देखेंगे। वुल्फ पूर्णिमा क्या होती है, वुल्फ मून क्या होता है, जनवरी की पहली पूर्णिमा जो होती है उसे हम वुल्फ मून कहते हैं। सुपर मून क्या होता है, सुपर मून होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक हो। अगर ये दोनों कंडीशंस मिल जाती हैं, जनवरी की पहली पूर्णिमा हो और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के बहुत ही नजदीक हो, तो हमारा हो जाता है वुल्फ सुपर मून। वुल्फ सुपर मून हो जाता है। ये दो कंडीशन आपको समझ आई होगी। पेरिजी होता है पृथ्वी के नजदीक, एपेजी होता है पृथ्वी से दूर। क्या, एपोजी पृथ्वी से दूर, पेरेजी क्या होगा, पृथ्वी के पास। अब 36 पर बड़ा दिखना मीन्स मून इल्यूजन होता है। मून इल्यूजन क्या होता है कि चंद्रमा होता तो थोड़ा पास है पृथ्वी के, जैसे हर डेली की जो कंडीशन मीन्स हर बार की जो कंडीशन होती है जब वुल्फ मून होता है, होती तो उतनी ही है, बस थोड़ा 19-20 का फर्क होता है। लेकिन हमें एक मून इल्यूजन हो जाता है कि हमें चांद काफी बड़ा दिखने लगता है और हमें लगता है कि वो बहुत ही नजदीक है पृथ्वी के। तो ये होता है मून इल्यूजन। तो आप देखेंगे 2 जनवरी को, 2 जनवरी को जो हुआ था, ये हमारी पूर्णिमा आई थी कब, 2 जनवरी को अपनी अधिकतम चमक पर पहुंच थी इस चंद्रमा की, और चंद्रमा पृथ्वी के पास में था। देखेंगे नेक्स्ट, यहां पर अब आप देख लेंगे वुल्फ सुपरमून एक खगोलीय घटना है जिसमें 2 अलग अलग अवधारणाएं एक साथ आती हैं, वुल्फ मून और सुपरमून। वुल्फ मून क्या है, जनवरी महीने में पहली पूर्णिमा। याद रखें कौन सी, पहली पूर्णिमा को कहा जाता है। ये नाम प्राचीन लोक कथाओं और
अनेक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और माना जाता था कि इस समय भेड़ियों की जो आवाजें हैं अधिक सुनाई देती थी, इसलिए जनवरी की पूर्णिमा को वोल्फ मून कहा गया। इसका चंद्रमा की किसी विशेष गतिविधि से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ इतनी बातें थी, इसीलिए वोल्फ मून रखा गया। इसी के साथ में वहीं सुपर मून एक वैज्ञानिक शब्द है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमता है। आप सब जानते हैं कि जो चंद्रमा है पृथ्वी के अंडाकार उसमें घूमता है, क्योंकि पृथ्वी की जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी आकृति है, वो अंडाकार है और कभी इसीलिए कभी वो पृथ्वी के सबसे पास होता है जिसे पेरिजी कहते हैं, और कभी सबसे दूर होता है जिसे एपोजी कहते हैं। जब पूर्णिमा के समय चंद्रमा पेरिजी के पास होता है, मीन सबसे पास में होता है पृथ्वी के, वह उस समय पूर्णिमा की तुलना में थोड़ा बड़ा और अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसी स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। जब जनवरी की पहली पूर्णिमा वुल्फ मून और पेरिजी की स्थिति एक साथ होती है, तब उस पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? वुल्फ सुपर मून कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा थोड़ा बड़ा और चमकीला दिख सकता है, हालांकि अंतर बहुत अधिक नहीं होता। क्षितिज के पास चंद्रमा, इस लाइन को याद रखें, क्षितिज के पास चंद्रमा का बहुत बड़ा दिखना अक्सर मून इल्यूजन नामक दृष्टि भ्रम के कारण होता है। ये आप याद रखें, आपको समझ आया होगा वुल्फ मून क्या होता है, सुपर मून क्या होता है। जो सीरियल में या फिर हमारी सीरियल में, मूवी में दिखाया जाता है, वो सिर्फ एक हमने अवधारणाएं बनाई हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई भेड़िया आते हैं या भेड़ियाओं को शक्तियां मिलती हैं, ऐसा कुछ, ये सिर्फ अवधारणाएं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस वजह से इनके नाम पड़े हैं। पूर्णिमा को वुल्फ मून और सुपर मून इस तरह से कहा गया है। अब है नेक्स्ट न्यूज, ये मैंने आपको बताया ही था। अभी वेनेजुएला का जो केस है, वेनेजुएला में क्या हुआ है, अब नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं, इसलिए कि हमारे जो राष्ट्रपति है मादुरो, उन्हें वापस कीजिए, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, अब जनता में अविश्वास आ गया है। जनता अपनी राष्ट्रपति को वापस लेने के लिए क्या कर रही है, आंदोलन कर रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी हिरासत के बाद वेनेजुएला में राजनीतिक भविष्य को लेकर गंभीर अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है। अमेरिका द्वारा मादुरो पर ड्रग तस्करी और नार्को आतंकवाद जैसे आरोप लगाए गए हैं। जाने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि देश सत्ता परिवर्तन संभव हो सकता है, किंतु वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने मादुरो को उठा लिया है, तो क्या सही में शासन अमेरिका के हाथ में चला जाएगा? ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां की सेना, वहां की जो और भी सब चीजें हैं, उन्हें एकदम से अपने पक्ष में करना ये नामुमकिन है। क्योंकि अगर मादुरो को उठाया गया, वहां पर उपराष्ट्रपति है, उनके हाथ में सत्ता आ गई है, इसी के साथ में नए वहां पे राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे, क्योंकि हर एक की सहमति भी आपके लिए काफी जरूरी हो जाती है। जैसे सबसे बड़ा तथ्य है कि वेनेजुएला की सैन्य व्यवस्था, नौकरशाही और संस्थागत जो ढांचा है, अभी भी मादुरो के समर्थक तंत्र से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में विपक्ष और एक हमारी सरकार होती है, जो कि प्रेजेंट में अवेलेबल होती है। प्रेजेंट में हमारी जो सरकार होती है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष हमेशा जो प्रेजेंट में सरकार होती है उसके खिलाफ ही होता है। कुछ लोग विपक्ष में होते हैं, कुछ लोग सरकार की सहमति में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे अभी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, अगर जो विपक्ष के लोग हैं वो उनके खिलाफ हो जाएंगे, तब जब दूसरा देश आकर उन पर हमला कर दे। अगर दूसरा देश आकर हमारे ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को उठा ले जाए, तो विपक्ष भी उस टाइम सरकार के साथ में होगा, अपने देश के पक्ष में होगा। इसी तरह से ये मान लेना कि विपक्ष भी साथ देगा, ये गलत है, क्योंकि विपक्ष खुद जानता है हमारी जो प्रभुता है, हमारी यूनिटी है, उस पर कहीं ना कहीं ये प्रहार है। इसीलिए यहाँ की जो समर्थक हैं, तंत्र जुड़ा हुआ है। केवल राष्ट्रपति के हटने से सत्ता संरचना स्वतः नहीं बदलती। इतिहास दर्शाता है कि जब तक सेना, प्रमुख संस्थान तटस्थ और विपक्ष के पक्ष में न हो, तब तक लोकतांत्रिक परिवर्तन कठिन होता है। इसी के अतिरिक्त अमेरिका द्वारा लगाए गए लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंधों ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को पहले से ही कमजोर किया हुआ है, जिससे आम जनता भारी सामाजिक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बाहरी हस्तक्षेप से राजनीतिक स्थिरता आने के बजाय अराजकता और हिंसा बढ़ने की आशंका रहती है। लेख यह भी कहता है कि विपक्ष अभी तक कोई मजबूत, एकीकृत और जन विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाया है। बिना व्यापक राजनीतिक सहमति, संस्थागत सुधार और राष्ट्रीय संवाद के सत्ता परिवर्तन टिकाऊ नहीं हो सकती। ये सब चीजें हैं। तो मुद्रो के बाद अब क्या किया गया कि मुद्रो के बाद
के बाद का जो दौरान है वेनेजुएला के लिए अवसर और जोखिम दोनों प्रस्तुत करता है। स्थानीय समाधान तभी संभव है जब परिवर्तन आंतरिक सहमति, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संस्थागत जो समर्थन के माध्यम से हो, न कि केवल बाहरी दबाव से। बाहरी दबाव से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने मादुरो को उठा लिया तो दूसरे मादुरे वहां पर आ जाएंगे। इस चीज से आप बेफिक्र रहे, आपका शासन वहां पे चलने वाला नहीं है। आते हैं, ये आर्टिकल था चाइल्ड मैरिज पर। मुझे लगा इस पर भी बात करनी काफी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। हम इस चीज के लिए जागरूक होने चाहिए कि अभी भी चाइल्ड मैरिज पर इतने प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जैसे कि रैगिंग पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन वो आज भी चल रही है। इसी तरह से जो चाइल्ड मैरिज प्रथा थी उस पर रोक लगाई गई है, काफी कड़े इस पर अनुशासन कानून लगाए गए। इसके बावजूद भी अभी भी चाइल्ड मैरिज चली हुई है। आपने देखा ही होगा काफी जगह। अभी कुछ राज्य हैं, जिले हैं जिन्होंने 5 पंचायतों के साथ ये बताया है कि वहां पर चाइल्ड जो मैरिज है उसे बिल्कुल बैन कर दिया गया है, वहां पर कोई भी केस नहीं है। भारतीय संविधान में बाल विवाह किससे जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 14, जो कि कहता है कानून के समक्ष समानता। मैंने आपको हिमाचल प्रदेश की जो लड़की की मृत्यु है तब भी बताया था कि अनुच्छेद 14 कहता है हमें समानता का अधिकार है। बाल विवाह लैंगिक भेदभाव का बढ़ावा देता है, इसीलिए लड़कियों के साथ असमान व्यवहार होता है। तो अगर लड़कियों का विवाह उनकी मर्जी के बिना किया जाता है तो हमारे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है, जो कि कहता है कानून के समक्ष समानता होती है। इसी के साथ आर्टिकल जो हमारा 15(1) है, 15 क्लोज 1 में है कि भेदभाव का निषेध, कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बाल विवाह किया जाता है तो राज्य, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, हमारा अनुच्छेद कहता है 15 क्लोज 1। लेकिन बाल विवाह में मुख्यतः लड़कियों पर थोपा जाता है, इसीलिए ये भी क्या हुआ, ये भेदभाव हुआ और हमारा जो आर्टिकल है 15 क्लोज 1 उसका भी उल्लंघन होता है। इसी के साथ यह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, अनुच्छेद 15(3) कहता है। अनुच्छेद 15 क्लोज 3 कहता है महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकती है। इसी आधार पर बाल विवाह निषेध कानून बनाए गए हैं। जो हमारा 15 क्लोज 3 है वो कहता है कि महिला और बच्चों के लिए अगर सरकार वहां की चाहे तो उसके लिए कोई भी फैसिलिटी उपलब्ध करा सकती है। जैसे कि आप देखते होंगे जब कोई भी माता प्रेग्नेंट होती है और बच्चा होता है तो उसे कुछ लीव दी जाती है, मातृत्व लीव होती है। इसी तरह से बच्चों के लिए, जैसे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का प्रावधान है, तो ये दिया गया है। और इसी पर एक कानून बनाया गया है, वो है कि इसी आधार पर बाल विवाह निषेध बनाया गया है कि बाल विवाह निषेध है, बाल विवाह अगर कराते हो तो ये कानून का उल्लंघन है। इसी के साथ में बाल विवाह भारत में गंभीर सामाजिक समस्या है जो बच्चों, विशेषकर लड़कियों के संवैधानिक अधिकारों, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरिमा का उल्लंघन करती है। इसी के साथ में बाल विवाह को सीधे शब्दों में परिभाषित नहीं करता, लेकिन इसके विरुद्ध कई मजबूत संवैधानिक आधार है, जैसे अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15(1) लिंग के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है, अनुच्छेद आर्टिकल जो 15 क्लोज 3 कहता है राज्यों को महिला और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं, और अनुच्छेद 21 कहता है, जो कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग हमारी एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जीवन, गरिमा और स्वास्थ्य और स्वतंत्रता निर्णय शामिल है जो कि बाल विवाह में छीन सकते हैं। अनुच्छेद 21(a) कहता है हमारा एजुकेशन से, आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 21 कैपिटल ए जो कि हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। जबकि अगर बाल विवाह कर दिया जाएगा तो वो उससे क्या होगा, उससे हट जाएगा, उससे फिर वो शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो स्कूल ड्रॉप आउट के कारण बनता है। इसके अलावा अनुच्छेद 39(e), याद रखें 39 क्लोज ई में कहा गया है, 39(e) और F में कि बच्चे जो हमारे DPSP आप सब जानते हैं, 39(e) और 39(f) हमारे DPSP हैं, इसमें बच्चों के शोषण से संरक्षण की बात करते हैं। और अनुच्छेद 51 कैपिटल ए सब क्लोज ई कहता है कि महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं को त्यागने को नागरिक कर्तव्य मानता है। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे कि कानूनी रूप से बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बनाया गया था, जिसके तहत 18 वर्ष से कम लड़कियों की और 21 वर्ष से कम लड़कों का विवाह अवैध है। इसमें पोक्सो जो है, पोक्सो मैंने आपको बताया था, उन्नाव केस जब पढ़ाया था कि पोक्सो क्या है। पोक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार नाबालिग से यौन संबंध
यौन संबंध अपराध है, चाहे विवाह हुआ हो या फिर ना हुआ हो। अगर वो नाबालिग है उसके साथ यौन संबंध किया जाता है तो उसमें क्या होगा कि आपको पोक्सो आप पर लगाया जाएगा। काफी कड़ा ये कानून है हमारा। स्पष्ट है कि बाल विवाह न केवल सामाजिक कुर्ती और जो हमारे कानूनी अपराध है, तो ये जो है बाल विवाह कराना अपराध माना गया है। इससे क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा आप देखोगे कि जो लड़कियां होती हैं उनकी शिक्षा प्रभावित होती है, उनका स्वास्थ्य प्रभावित होती है, उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होती है। इसे ही देखते हुए बनाया गया था कि 18 वर्ष से कम लड़कियों की शादी नहीं की जाएगी और 21 वर्ष से कम लड़कों की शादी नहीं की जाएगी। माना जाता है कि 18 वर्ष की लड़की अगर हो जाती है तो वो इतनी सोचने समझने लायक हो जाती है कि वो अपनी फैमिली को आगे लेकर चला पाए। इसी के साथ लड़का 21 वर्ष में इतना लायक होता है कि वो अपनी फैमिली का पालन पोषण कर पाए। इसीलिए ये जो है प्रतिबंध लगाए गए हैं और ये कुछ कानून लाए गए हैं, लेकिन बाल विवाह में इनका उल्लंघन किया जाता है। लड़की की जो है लड़की होती कम उम्र की है लेकिन उसकी शादी बहुत ही एजड आदमी से कर दी जाती है और ये काफी कुर्तियां पहले थी, अभी रोक लगाई गई है लेकिन पूरी तरह से ये बैन आज भी नहीं है। छोटे छोटे गांवों में आज भी नाबालिग लड़कियों की शादी कर दी जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती, सिर्फ गांव के लोगों को पता होती है और गांव के लोग इस पर कुछ भी अपना पक्ष रखने के बजाय बोल देते हैं कि हाँ भाई उनके माँ बाप है, उनकी मर्जी है, वो शादी करा रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, और वो उस पर कोई कदम नहीं उठाते हैं। ये सब चीजें रही। इसमें आप देखोगे संवैधानिक जो उल्लंघन होता है आर्टिकल 14 का होता है, 15 का, 21 का और 21 कैपिटल ए का। इसी के साथ में कानूनी अपराध कौन कौन से, तो पीसीएमए 2016 और पोक्सो जो 2012 है इसका उल्लंघन होता है और ये अपराध है। प्रभाव किस पर पड़ता है, शिक्षा समाप्त हो जाती है, स्वास्थ्य संकट रहते हैं और गरीबी की अवधारणा बढ़ती है। समाधान क्या है कि कानून, प्रशासन, समाज, शिक्षा सब मिलकर इसका समाधान करें, क्योंकि एक के होने से कुछ नहीं होना कि भाई अगर कानून बना दिए हैं तो सिर्फ कानून ही काफी नहीं है, समाज को भी इसमें अपना योगदान देना होगा, तभी हम चाइल्ड मैरिज एक्ट को 40 जो चाइल्ड मैरिज है इसे हम रोक पाएंगे। ये हुई हमारी आज की करंट अफेयर की कुछ न्यूज थी, अभी कुछ बाकी है लेकिन बीच में थोड़ा देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया वेनेजुला, ग्रीनलैंड, इनके बारे में। तो थोड़ा आज हम देखेंगे पहले अर्जेंटीना और चिली के बारे में, जिससे कि हमारी जो एक पकड़ है वो अच्छे से बने। इसके बाद कल हम देखेंगे वेनेजुला के बारे में और कोलंबिया के बारे में। आप देखोगे यहाँ पर कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इधर आपको चिली देश देखने को मिलेगा, बीच में ये आपको एडीज पर्वत देखने को मिलेगा जो कि चिली और अर्जेंटीना की बाउंड्री को डिवाइड करता है। इसी के साथ में ये आपको अर्जेंटीना देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया अगर आप चलेंगे ईस्ट से लेकर वेस्ट नॉर्थ की तरफ, सबसे पहले अर्जेंटीना और चिली की बाउंड्री पर आप देखोगे आपको उरुग्वे देखने को मिलेगा, पराग्वे देखने को मिलेगा, बोलिविया देखने को मिलेगा, पेरू देखने को मिलेगा, इधर इक्वाडोर देखने को मिलेगा, कोलंबिया देखने को मिलेगा। आप देखोगे इक्वाडोर एक ऐसा देश है जो कि ब्राजील से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, नहीं तो मैक्सिमम सभी देश जो हैं इक्वाडोर और चिली, इन दो देशों को छोड़कर जितने भी 13 देश हैं साउथ अमेरिका में, सब ब्राजील से अपनी सीमा शेयर करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। इक्वाडोर हुआ, यहाँ पे चिली आप देखोगे, चिली भी अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता और इक्वाडोर भी नहीं करता। इक्वाडोर सिर्फ 2 से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, किस किस से, तो इक्वाडोर देखोगे आप कोलंबिया और पेरू से। इसी के साथ वेनेजुला आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो मैंने बताया कि वेनेजुला के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें मादुरो उन्हें उठा लिया गया है, किसके द्वारा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने उन्हें वहां से उठा लिया है, गिरफ्तार कर रखा है, ड्रग तस्करी के केस उन पर लगाया गया है। इधर आप गुआना देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको सूरीनाम देखने को मिलेगा और ये फ्रेंच गुआना आपको देखने को मिलेगा। अभी देखेंगे हम अर्जेंटीना के चिली के बारे में। आप सब जानते हैं चिली जो है दक्षिण अमेरिका का भाग है, इसी के साथ में एडीज जो पर्वत है वो इसकी बाउंड्री बनाता है। जो चिली देश है वो सबसे नकुला, एक आप देखोगे कि एक लाइन में बना हुआ देश है, मीन्स एक नुकीली अपनी सीमा बनाते हुए चलता है, और सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है अर्जेंटीना से करता है, और चिली सबसे लंबी अपनी लंबाई के रूप में या फिर अपनी लंबाई में सीमा साझा करते हुए विश्व में सबसे बड़ी सीमा रखता है। देखेंगे चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है और ये दुनिया का सबसे लंबा और संकरा देश है। पश्चिमी में प्रशांत सागर, पूर्व में एडीज पर्वत, उत्तर में पेरू आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ देख रहे हो, ये हमारा हुआ
साउथ अमेरिका की कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये हुआ साउथ अमेरिका। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये है चिली देश और यहाँ पे ये अपनी बाउंड्री बनाता है। इधर आपको देखने को मिलेगा प्रशांत सागर, प्रशांत सी। इधर आप देखने को मिलेगा अर्जेंटीना। इधर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था उरुग्वे, पैराग्वे। इधर बोलिविया देखने को मिलेगा, इधर आपको पेरू देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको पेरू देखने को मिलेगा, इधर आपको बोलिविया देखने को मिलेगा, जिससे ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ देखोगे उत्तर पूर्व में आपको बोलिविया देखने को मिलेगा और पूर्व में आपको अर्जेंटीना देखने को मिलेगा। राजधानी क्या है तो सैंटियागो इसकी राजधानी है। चिली की जो राजधानी है वो सैंटियागो है। सबसे बड़ा शहर भी सैंटियागो ही है। भाषा यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है। आप याद रखें कि यहाँ पर कौन सी भाषा चलती है, स्पेनिश। और जो मुद्रा है वो चिली पैसो है। कौन सी? चिली पैसो है। शासन यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। नेक्स्ट चलते हैं। आटाकामा जो मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ये आप याद रखें कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है तो वो है आटाकामा मरुस्थल है। एडिस पर्वत श्रृंखला का बड़ा हिस्सा चिली में है। पैटागोनिया क्षेत्र जो है, उन्हें जो पैटागोनिया क्षेत्र होते हैं, पैटागोनिया क्षेत्र हैं कौन से तो उसमें आप देखोगे कि आपको हिमनद और पहाड़ देखने को मिलेंगे। और ईस्टर जो द्वीप होते हैं उनमें प्रसिद्ध जो मोआई मूर्तियां होती हैं वो ईस्टर द्वीप कहलाते हैं। इसी के साथ में भूकंप और ज्वालामुखी में अगर देखेंगे तो जो चिली है, चिली को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स रिंग ऑफ फायर में ये स्थित है। दुनिया की सबसे अधिक भूकंप प्रभावित देशों में से एक है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रशांत सागर की ही बाउंड्री पर चिली देश पड़ता है। इसकी वजह से दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप जो है वो चिली देश में देखे जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो भूकंप आया था वो चिली में ही आया था। कब? 1960 का भूकंप था, अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था, जो कि 9.5 तीव्रता के साथ आया था। देखते हैं नेक्स्ट, खेल और संस्कृति राष्ट्रीय खेल में, जिसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है रोडियो। कौन सा है? रोडियो। और जबकि यहाँ पर फुटबॉल भी काफी लोकप्रिय है। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा तांबा जो उत्पादक कौन है वो है चिली देश। यहाँ पर लिथियम भी पाया जाता है, सोना, तांबा, चांदी भी पाया जाता है। मैंने आपको ट्रायंगल बताया था। ट्रायंगल में क्या था, जब मैंने आपको बताया ट्रायंगल, तो उसमें ट्रायंगल आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये चिली देश मिलेगा, ये अर्जेंटीना, और यहाँ पे आपको बोलिविया देखने को मिलेगा। और ये ट्रायंगल बनाते हैं किस चीज के लिए? यहाँ पर लिथियम आपको देखने को मिलेगा। लिथियम ट्रायंगल बनता है किसमें? चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया में। यहीं पर आपको सोना देखने को मिलेगा, मीन्स गोल्ड देखने को मिलेगा, सिल्वर देखने को मिलेगा और कॉपर देखने को मिलेगा। लिथियम भी आपको यहां देखने को मिलेगा। ये हुआ लिथियम त्रिकोण का हिस्सा है। लिथियम त्रिकोण का हिस्सा है कौन कौन सा? चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया आपको देखने को मिलेगा। महासागर और जलवायु देखेंगे तो हेम्बोल्ट, आप याद रखें कि हेम्बोल्ट की जो धारा है का प्रभाव यहां पर पड़ता है। इसी के कारण चिली में ठंडी समुद्री धाराएं आती हैं और समृद्ध मछली उद्योग होता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन में यूएनओ, WTO, एपेक, OECD का सदस्य ये चिली देश है। इसके नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं अर्जेंटीना पर। हमने चिली देश को देखा, अब अर्जेंटीना मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। आप देखेंगे अर्जेंटीना में एडीज पर्वत आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आपको देखने मिलेगी यहाँ पे पंपास का क्षेत्र देखने को मिलेगा। पंपास क्या था? मैंने आपको बताया था, घास के जो मैदान होते हैं अर्जेंटीना में उन्हें पंपास कहा जाता है। सॉरी। इसके बाद आपको यहाँ पर पराना नदी, प्रागवे नदी, उरुग्वे नदी देखने को मिलेगी। देखते हैं इनके बारे में। दक्षिण अमेरिका में स्थित है अर्जेंटीना। राजधानी क्या है तो ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है। उत्तर में बोलिविया आपको देखने को मिलेगा, प्रागवे देखने को मिलेगा, पूर्व में ब्राजील देखने को मिलेगा, उरुग्वे, अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा, पश्चिम में आपको चिली देखने को मिलेगा और दक्षिण में दक्षिणी महासागर आपको देखने को मिलेगा, सदर्न ओशन देखने को मिलेगा। अंत जो ये संगठन है G20, UN, मार्कोशोर, दक्षिण अमेरिका व्यापार समूह का ये सदस्य है। इसी के साथ में नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख नदियां। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? मैंने बताया पराना, जो कि सबसे लंबी नदी है अर्जेंटीना की। कौन सी है? पराना। इसी के साथ में प्रागवे नदी, उरुग्वे नदी भी यहां पर मिलती है। और एक है जो आपका रियो दी ला प्लाटा है। रियो दी प्लाटा क्या है? रियो दी ला प्लाटा है जो कि पराना और उरुग्वे का जो मुहाना है उसे बोलते हैं रियो दी ला प्लाटा। तो ये क्या है? ये उरुग्वे और प्राना का मुहाना है। गंभीर मुद्रास्फीति समस्या काफी रहती है यहाँ पर। इसी के बाद में ये हुआ हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, एडीज पर्वत जो है यहाँ की श्रृंखला है। मैंने आपको बताया पश्चिमी सीमा बनाती है किससे? चिली देश से। एकानगुआ पर्वत इसी पर स्थित है। कौन सा? एकानगुआ जो पर्वत है वो किस पर स्थित है? एडीज पर्वत पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर भी कौन सा है? एकानगुआ
है हमारा दक्षिणी सबसे ऊंचा शिखर। इसी के साथ ही पंपास मैंने आपको बताया उपजाऊ घास के मैदान जो होते हैं, जहां पर गेहूं मक्का उगाए जाते हैं, वो पंपास कहलाते हैं, घास के मैदान। पैटागोनिया पठार क्या है, तो ठंडा और शुष्क जो क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं पैटागोनिया पठार। राजनीतिक व्यवस्था में अगर आप देखें तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन है, और राष्ट्रपति शासन में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है हावियर माइली जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा क्या है, तो वो है अर्जेंटीना पीसो। चिली पीसो थी और यहाँ पर अर्जेंटीना पीसो, दोनों की याद रखें, आपको नाम से ही याद हो जाएगी कि चिली की तो चिली पीसो और अर्जेंटीना की तो अर्जन पैसो यहाँ की राजधानी है। यहाँ पे आपको ये देख लेंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा माउंट एकानगुआ, इसी के साथ में ये एडिस पर्वत है, इधर आपको चिली देश देखने को मिलेगा, ये है एडिस पर्वत, इधर आपको अर्जेंटीना देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको पंपास देखने को मिलेगा और माउंट एकानगुआ भी आपको देखने को मिलेगा। विश्व का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है अर्जेंटीना को, क्योंकि यहाँ पे जो फसलें हैं, मुख्य फसलें गेहूं मक्का सोयाबीन, अर्जेंटीना में यहाँ पर बहुलता पाई जाती है। बीफ गाय का मांस उत्पादन विश्व में अग्रणी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर पशुपालन होता है। शैल गैस देखने को मिलेगी, शैल ऑयल देखने को मिलेगा और लिथियम ट्राइंगल मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा है, तो वो है अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया। तांबा सोना चांदी और यहाँ पर लिथियम आपको देखने को मिलेंगे। ये हुआ हमारा। यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, उसका क्या था, रोडियो। चिली का रोडियो था, अर्जेंटीना का फुटबॉल है। फीफा विश्व कप विजेता कौन कब कब रहे हैं, तो ये रहे 1978 में, 1986 में और 2022 में। अभी आपने देखा होगा कि जो मिसो है, हमारे खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर काफी बड़े खिलाड़ी हैं, वो भारत में आए हुए थे। कहां से है वो, अर्जेंटीना से है। मेसी, सॉरी, लियोनेल मेसी जो है फुटबॉलर है, और आपने देखा भी होगा उनकी सुरक्षा को लेकर काफी बातचीत भी हुई। और जो लियोनेल मेसी है, उनकी कोलकाता में 70 फीट की एक मूर्ति भी बनाई गई है, जो कि कहां पर है, कोलकाता में स्थित है। डिएगो माराडोना भी यहाँ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। आप याद रखेंगे कौन कौन सी बातें, कि एकानगुआ किस देश में है, तो अर्जेंटीना में है। पंपास किस प्रकार का क्षेत्र है, घास का मैदान है। रियो दी ला प्लाटा किन नदियों से बनता है, तो पैराना और उरुग्वे के मुहाने से बनता है। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका में है। लिथियम ट्रायंगल कौन कौन देश बनाते हैं, अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी बांग्लादेश से। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि क्या हुआ था बांग्लादेश में। एक हिंदू व्यक्ति था जिसे जिंदा जला दिया गया था, उसकी वजह से काफी उपद्रव भी मचा, काफी वहां पर जो है हिंसा फैल गई थी। इसी के चलते हुए यहाँ पर आपने देखा होगा कि बाद में इसे शांत किया गया। वहां के जो नोबेल प्राइज विजेता, जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, जो अभी राष्ट्रपति के लिए या वहां की जो सत्ता है उन्हीं के हाथ में है, उन्होंने काफी आग्रह किया कि शांति बनाए रखे। वहां पर थोड़ा शांति बनाई गई, लेकिन जिस टाइम पर उस व्यक्ति को जलाया जा रहा था, वहां पर कोई फोर्स कुछ भी काम नहीं कर रही थी, सिर्फ पब्लिक थी। रीजन क्या था, ये वही जाने कि भाई उनके कंट्रोल में वहां की सेना नहीं रही या उनके कंट्रोल में वहां की पब्लिक नहीं रही, लेकिन उस व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। उस टाइम पर वहां पर कोई भी वहां पर नहीं थे। 32 वर्षीय हादी को 12 दिसंबर को गोली मारकर मृत्यु हो गई थी। किसकी, हादी की। और इसी के वजह से जो हादी है, इन्हीं के वजह से ये सारी जो चीजें हुई। कौन थे, शरीफ, जो शरीफ उस्मान हादी है, इनकी मृत्यु, इनकी गोली मारकर मृत्यु कर दी हो गई और इन्हें ले जाया गया था सिंगापुर। वो तब तक जिंदा थे, लेकिन उन्हें सिंगापुर ले जाया गया। हद इस बात की हो गई कि वो कोलकाता भी लेकर आए जा सकते थे, जिससे कि शायद उनकी जान बच सकती थी, लेकिन क्योंकि भारत से उन्हें काफी जो है नफरत थी और भारत के खिलाफ जो बांग्लादेशी हैं भड़काए गए हैं, तो इसलिए कोलकाता के बजाय उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। बांग्लादेश का कहना था कि भारत का इसमें हाथ है, इतना कि जिन व्यक्तियों ने गोली मारी वो भागकर भारत में उन्होंने शरण ले ली, जबकि इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, बस उनकी अवधारणाएं हैं। इसी के साथ में इलाज के दौरान सिंगापुर में उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ देख ही रहे हो कि बांग्लादेश की क्या बुरी हालत हो गई है। बांग्लादेश नेपाल काफी टाइम से इन चीजों से जूझ रहा है, कभी बांग्लादेश तो कभी नेपाल। पहले बांग्लादेश में हुआ, फिर इसके बाद नेपाल में सत्ता पलट हुई। नेपाल की सत्ता पलट होकर वहां के जो केपी ओली थे वो भाग गए विदेश में। फिर वहां पर जो उनकी एक जैन जी आंदोलन चला था, वहां पर उन्हीं के अकॉर्डिंग सरकार बनाई गई। वहां पर थोड़ी शांति बनी, तो फिर से बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं आई और अब फिर से बांग्लादेश में थोड़ी शांति देखी जा रही है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखोगे आप कि डार्क मैटर क्या होते हैं। आप जाने कि पॉसिबल डिस्कवरी ऑफ डार्क मैटर स्पार्क्स डिबेट, एक्सपर्ट्स अर्ग क्वेश्चंस।
क्या हुआ है कि डार्क मैटर की खोज की गई है। डार्क मैटर है क्या? डार्क मैटर होता है जहां पर ना तो कोई रोशनी होती है, ना ही कोई ना तो रोशनी होती है और ना ही वहां पर किसी वस्तु की रखने की या देखने की कोई क्षमता होती है, लेकिन उनके पास एक एनर्जी होती है, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे वो आकाश गंगाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और बैलेंस बनाकर रखता है। डार्क मैटर की हमें जरूरत क्या पड़ी, क्यों हम उसकी खोज कर रहे हैं, क्यों देखना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि ये अपने आप में एक बड़ी बातें हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डार्क मैटर जो है वो संभावित डार्क मैटर ऐसा पदार्थ है जो दिखाई नहीं देता है, ना तो दिखाई देता है, रोशनी से कोई संपर्क नहीं होता, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण से आकाश गंगाओं को जोड़े रखता है। ब्रह्मांड का लगभग 27% जो हिस्सा है वो डार्क मैटर है। मीन्स इनके बारे में कहीं से कहीं तक वैज्ञानिकों को कुछ भी पता नहीं है, ना वहां रोशनी है, ना ही कोई कुछ दिखाई पड़ता है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन इसके बावजूद जो आकाश गंगाएं हैं उन्हें जो बैलेंस करने का काम करता है वो डार्क मैटर करता है। इसी के बाद जो WIMPs क्या होते हैं देखेंगे कि WIMPs नामक भारी कणों से बना हो सकता है, कंफर्म नहीं है, सिर्फ बना हो सकता है। जब दो WIPs टकराते हैं और नष्ट हो जाते हैं तो उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणें निकलती है। इन्हीं किरणों को खोजकर डार्क मैटर का पता लगाया जाता है। मीन्स सिर्फ ये गामा किरणें हैं जिनकी जब इन दो की क्या होती है, टक्कर होती है, उसी से हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई यहाँ पर डार्क मैटर है। देखो कैसे, डार्क मैटर ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा बनाता है, लेकिन यह न तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, न ही उससे क्रिया करता है। इसका अस्तित्व केवल इसके गुरुत्व प्रभाव से जाना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर संभवतः WIMPs क्या है कि वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, नामक भारी उप परमाणु कणों से बने होते हैं। इसी के साथ हाल में जो फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप से मिल्की वे आकाश गंगाओं के केंद्र से उच्च ऊर्जा लगभग की 20 गीगावाट की गामा किरणों का संकेत मिला। जब ये 20 गीगावाट गामा किरणों का संकेत मिला तब हमने एक आइडिया लगाया कि भाई यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डार्क मैटर होंगे, जिसकी वजह से, क्योंकि देख तो कुछ पाते नहीं है, जिससे कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि जो हमारे वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स हैं कि आपसी विनाश से जोड़ रहे हैं, मीन्स वो आपस में टकराए हैं, जिसकी वजह से ये ऊर्जा उत्सर्जित हुई है। न्यूट्रॉन स्टार हुए या फिर ब्लैक होल जैसे अन्य खगोलीय स्रोतों से भी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा मॉडल आधारित अनिश्चितता और 5 सिग्मा स्तर की पुष्टि का अभाव है। यह खोज उत्साहजनक है, लेकिन अभी इसे डार्क मैटर अंतिम खोज नहीं कह सकते हैं। अब आप कहोगे कि WIMPs क्या है? जो वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स से बहुत भारी उप परमाणु कण होते हैं, सामान्य पदार्थ से बहुत कम संपर्क में रहते हैं, रोशनी बिल्कुल संपर्क में नहीं होती। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर इन्हीं WIMPs से बन सकते हैं। कैसे ढूंढते हैं जो हमारे WIMPs होते हैं? तो मैंने आपको बताया दोनों टकराते हैं और उससे गामा किरणें निकलती हैं, उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणें निकलती हैं, जिससे कि टेलीस्कोप से खोजा जाता है कि भाई यहाँ पर दो इनकी टक्कर हुई, क्योंकि ना तो हम इन्हें देख सकते हैं, ना ही इनमें कोई रोशनी होती है, सिर्फ हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर इनकी खोज कर लेते तो हो सकता है हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके रिसर्च में या फिर हमारी आने वाली चीजों में काफी लाभदायक हो। तो इन्हीं की खोज चल रही है, लेकिन आपको पता नहीं है डार्क मैटर क्या होते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस आंसर्स के सिलसिले पर। अब देखेंगे हम हमारे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहली न्यूज है हमारी कि हाल ही में भारत ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल AI वाइब्रेंसी क्या है, वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 2024 में जो हमारा स्थान था वो था 4th स्थान। कौन सा 4th स्थान था? तो जानोगे फर्स्ट पे कौन था? तो आप देखोगे फर्स्ट पे था USA, सेकंड पर था चाइना और थर्ड पे था UK, यूनाइटेड किंगडम, और फोर्थ पर कौन सा था? हमारा प्यारा भारत था। तो ये हुआ फोर्थ पर 2024 में। लेकिन 2025 में न्यूज आएगी, 2025 में जो भारत का स्थान है वो है 3rd नंबर पर। कौन से 3rd नंबर पर है भारत का स्थान? फर्स्ट पर है USA, सेकंड पर है चाइना और थर्ड पे भारत पहुंच गया है। मीन्स ये दर्शाता है कि हमारी जो सिचुएशन है AI के, जो हमारा पार्टिसिपेशन है या फिर जो हम इसमें अपनी मेहनत कर रहे हैं AI के फील्ड में, उसमें हम काफी आगे बढ़ रहे हैं और इसमें अपनी एक अपनी जो बढ़ोतरी है उसे शामिल कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विकास तमिल
किस तमिल शासक के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो किसके में क्या है? तो ये क्या है, पेरुम्बी। कौन है? पेरुम्बी दूगु मुथरैयार द्वितीय के सम्मान में ये डाक टिकट शामिल किया है। ये तमिल समाज सुधारक थे और साथ ही ये सम्राट भी रहे हैं। कौन? पेरुम्बी दूगु मुथरैयार द्वितीय। देखेंगे यहाँ पर कि जो सम्मान हम दिया गया है ये किस उद्देश्य से दिया गया है, क्योंकि ये जो थे तमिल इतिहास में और दक्षिण भारत के प्राचीन शासकों के योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से जारी किया गया है। पेरुम्बी दूगी मुथरैया द्वितीय को एक वीर कुशल प्रशासक और तमिल सम्राट के रूप में जाना जाता है, इसीलिए एक डाक जो टिकट है वो शुरू किया गया है इनके सम्मान में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में किस योजना प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो उन्होंने क्या है, मेरी योजना पोर्टल। कौन सी? मेरी योजना पोर्टल क्यों चलाई गई है? जिससे कि जो सरकारी हमारे जॉब होती है, सरकारी नौकरियां होती हैं, हर एक चीज इस पोर्टल पर उन्हें उपलब्ध होगी। हमारे राज्य से रिलेटेड हो, केंद्र से रिलेटेड हो, सब कुछ जगह जगह इन्हें ना ढूंढना पड़े, सिर्फ एक ही पोर्टल पर सब कुछ इन्हें मिल जाए। इसीलिए मेरी योजना पोर्टल लॉन्च किया गया। किसने? तो ये क्या, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। यहाँ पर आप देख लोगे कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य के नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने फार्माकोपिया, क्या है, फार्माकोपिया सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या है, लाइबेरिया ने। किसने? लाइबेरिया। लाइबेरिया ने किया है किसके लिए? फार्माकोपिया के लिए जो सहयोग है उसके लिए समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या है ये समझौता? तो आप ये देखेंगे, इसका उद्देश्य है दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकीकरण को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है, जिसके लिए इस एमओयू पर साइन किए गए हैं, जिससे कि जो हमारे दक्षिण के देश हैं या फिर अरब के देश हैं उनमें हमारी एक पकड़ अच्छी बने और दवाइयों का सस्ते दाम में वहां पर उपलब्ध कराई जा सके। ये रहा, जैसे कि ये रहा अफ्रीकी देशों के साथ स्वास्थ्य सहयोग की नई दिशा देता है। नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 की पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? तो पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसी पर्सन को नहीं बल्कि एक संगठन को चुना है। कौन है संगठन? तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्ट। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर होते हैं या जो उनके रिसर्च करते हैं उनको चुना है। और क्या बोला है? पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में उन्हें चुना गया है। तो देखेंगे यहां पर कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्ट्स हैं, यानी उन वैज्ञानिकों को, इंजीनियर्स को और टेक लीडर्स के समूह को चुना गया जिन्होंने एआई तकनीक को विकास और विस्तार में निर्णायक भूमिका निभाई है। नेक्स्ट चलते हैं, हालिया समाचारों के अनुसार मनरेगा का नया नाम क्या रखा जाएगा? तो मनरेगा का नया नाम क्या होगा? मनरेगा का नया नाम होगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। पूज्य बापू ग्रामीण योजना इसका नाम रखा गया। पहले था महात्मा गांधी, पहले महात्मा गांधी रखा गया था, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगारी योजना, लेकिन अब महात्मा गांधी को हटाकर पूज्य बापू कर दिया गया। कुछ चेंजेस किए गए, इसी पर काफी आपने देखा भी होगा, काफी विपक्ष ने इस पर सवाल भी उठाए थे कि क्या किया गया है कि पहले इसका जो नाम था वो था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगारी योजना रख दिया गया है। इसके लिए अगर आप देखेंगे इसमें साल में 100 दिन का इसमें वर्क दिया जाता है, मजदूरों को काम दिया जाता है। कितना? 100 दिनों के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी, गरीबी उन्मूलन, आजीविक सुरक्षा और ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की किस पारंपरिक वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है किसको? पोंडुरु खादी को। क्या है? पोंडुरु खादी को ये जीआई टैग दिया गया है। ये क्या है? ये हाथ से बनाई हुई खादी है, काफी मुलायम होती है, प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है। जैसे कि पहले आपने देखा होगा चरखे होते थे, उसमें इसे काट कर बनाया जाता है। पांडुरी खादी को काफी मुलायम, बहुत ही सस्ती खादी होती है, जिससे कि इसकी सुरक्षा की जाए, इसका बढ़ावा मिले, इसे जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पांडुरी खादी है आंध्र प्रदेश के श्री
काकुलम जिले के पांडुरु क्षेत्र में हाथ से काती बुनी जाने वाली एक अत्यंत पारंपरिक खादी है जिसे अब जीआई टैग दिया गया है। इसकी विशेषता क्या है कि स्थानीय देशी कपास है, पारंपरिक चरखा और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है जिससे कि कपड़ा बेहद नरम होता है, टिकाऊ होता है, विशिष्ट बनावट वाला होता है, इसलिए इसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस पूर्व आईएएस अधिकारी को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राम कुमार गोयल को। किसको? राम कुमार गोयल को नए आयुक्त बनाए गए हैं। किसके लिए? नए मुख्य सूचना आयुक्त के लिए। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है किन्हें बनाया गया है? राम कुमार गोयल को बनाया गया। ये आरटीआई की जो होती है, आरटीआई फाइल की जाती हैं, उन सब की रेख देख करने की इनकी जिम्मेवारी होती है, जिम्मेदारी होती है। यहाँ आप देखेंगे कि ये किस लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कि इस पद का मुख्य कार्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, नागरिकों की आरटीआई अपीलों की सुनवाई करना और सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाना। राजकुमार गोयल को प्रशासनिक अनुभव से उम्मीद की जा रही है कि आरटीआई व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा और नागरिकों को समय पर सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया बेहद बेहतर होगी। तो इस उससे इन्हें राजकुमार गोयल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सीडीओटी, क्या है सीडीओटी? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के कॉर्पोरेट प्राइज को जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बना है? तो वो बना है आईईईएसए। कौन सा? आईईईएसए क्या है? ये है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन को ये प्राइज दिया गया है। कौन सा? कॉर्पोरेट प्राइज से जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक भारत का एक प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान और विकास संगठन है जो संचार तकनीकों और मानकों के विकास में अहम भूमिका निभाता है। ये न्यूज हुई। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में 11वां सऊदी रूस रणनीतिक संवाद जो कि सऊदी रशिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग किस अंतरराष्ट्रीय मंच के तहत आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा किसके बीच? तो वो किया जाएगा यूनोक। क्या है यूनोक? यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के द्वारा इसे नियुक्त किया जाएगा। देखेंगे इसके बारे में भी थोड़ा सा कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 11वां सऊदी रूस रणनीतिक संवाद संयुक्त राष्ट्र अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के मंच के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? तो इस बैठक का उद्देश्य है संस्कृति सभ्यता के बीच संवाद, आपसी समझ और शांति, सहिष्णुता और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना था। इसका किस किस के बीच? सऊदी अरब और रूस की ये बैठक है। हाल ही में आर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 67वां स्थान। ये क्यों दिया जाता है? तो ये बताता है हमारा पासपोर्ट कितना मजबूत है, हमारे देशों से रिश्ते कितने मजबूत हैं, किस तरह से हम इस पासपोर्ट को यूज कर सकते हैं। तो उसमें 60वां स्थान मिला है। जैसे जो भारत है वो 60 देशों में फ्री वीजा जो है घूमकर आ सकते हैं। जैसे कि वहां पर जाने के बाद अराइवल वीजा लिया जाता है, मीन्स आप यहाँ से जाओ और वहां के जो वहां पर अगर आप पहुंचोगे, वहां के फ्लाइट उस पर पहुंचोगे तो वहां पे आपको पता, एयरपोर्ट पे जाने के बाद आपको अराइवल वीजा लेना पड़ेगा सिर्फ, और कुछ दिन वहां पर आप स्टे करके आ सकते हैं। ये हमारा एक देश से दूसरे देश पर विश्वास को दर्शाता है कि एक विश्वास है, एक जो हमारा वीजा मुक्त व्यापार है, इन सब चीजों को दर्शाता है। और भारत कितने देशों से अपने अच्छी जो संबंध है उनको भी ये बताता है। तो कितना? ये 67वां स्थान है और भारत कम से कम 60 देशों के साथ जो है बिना वीजा के भ्रमण कर सकता है। यहाँ पे आप देखें कि आर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के पासपोर्ट की ताकत को इस आधार पर रैंक करता है कि किसी देश का जो पासपोर्ट धारक है बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल क्या होता है कि आप यहाँ से जाइए और जिस देश में आपको जाना है उसके एयरपोर्ट पर आप जाओगे तो आपको वहां पर वीजा ऑन अराइवल लेना होगा और आप वहां पर एंट्री कर लेंगे। कुछ दिन कुछ महीने की वहां पर छूट होती है, वो कंडीशन दी हुई होती है कितने दिन आप रह सकते हो, देशों में यात्रा कर सकते हैं। सूचकांक में भारत का 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय पासपोर्ट धारक लगभग 60 देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। भारत की रैंकिंग का मुख्य कारण कई देशों के साथ सीमित वीजा मुक्त समझौता, क्षेत्रीय कूटनीति और पासपोर्ट सुरक्षा मानक है। जैसे आप मालदीव में देखोगे वहां फ्री वीजा एंट्री है। इस तरह थाईलैंड हुआ, तो यहाँ पर ऐसे कुछ देश है जिसमें भारत फ्री वीजा वहां पर जाने के बाद वीजा लेना होता है, जो कि कौन सा होता है? वीजा ऑन अराइवल होता है। 30 दिन 7 दिन तक आप वहां पर स्टे कर सकते हो। हाल ही में भारत ने स्टैनफोर्ड
यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया था? 2024 नहीं, 2025 है। कौन सा? 2025। 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो वो क्या है? तीसरा। मैंने आपको पहले बताया था 2024 में चौथा स्थान हासिल किया था। और तीसरा क्या है? भारत ने। फर्स्ट पर कौन है? तो फर्स्ट पे आप अगर देखोगे, तीसरे पे है भारत। कौन है? तीसरे पे है भारत। फर्स्ट पे आपको देखने को मिलेगा अमेरिका। फर्स्ट पर है अमेरिका और सेकंड पर आपको चाइना देखने को मिलेगा। फर्स्ट पर अमेरिका, सेकंड पर आपको चीन देखने को मिलेगा और थर्ड पे आपको प्यारा भारत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हुआ हमारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में चीतों का तीसरा घर, चीता जो सेंचुरी बनाने की घोषणा किसने की और ये कहां बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नोरादेही में। कहां पर? नोरादेही में बनाया गया है। और कहां पर? तो ये मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बनाया गया है। और फर्स्ट कौन सा था? तो आप देखेंगे जो फर्स्ट चीता घर है वो था कूनो नेशनल पार्क। कौन सा? कूनो नेशनल पार्क हमारा फर्स्ट था। और जो थर्ड है वो है नोरादेही। नोरादेही। यहाँ पे आप देख लोगे कि प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए आवास विकसित किए गए हैं हाल ही में मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। याद रखें, मोहन यादव ने चीतों के तीसरे घर के रूप में नोरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य को विकसित करने की घोषणा की है। नोरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, नोरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, जहां खुला घास भूमि होगा, पर्याप्त शिकार प्रजातियां होंगी और अनुकूल परिस्थितियां तंत्र भी होंगी। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो पहले स्थान पर कौन सा है? पहले कूनो राष्ट्रीय उद्यान को चीतों का पहला आवास बनाया गया था और नूरादेही को तीसरा। हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कहां किया गया? तो वो किया गया कोलकाता में। मैंने आपको बताया जो मेसी है, मेसी कहां के खिलाड़ी हैं? जो मेसी है, मेसी खिलाड़ी हैं कहां के? अर्जेंटीना के। ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। कहां के? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। और ये इनकी जो कोलकाता में इनकी मूर्ति बनाई गई है कोलकाता में। और ये अभी खेलने के लिए भी आए थे, आपने देखा होगा। यहाँ पर काफी इनकी सिक्योरिटी को लेकर काफी ये चर्चा में बने रहे। काफी लोगों ने उपद्रव भी मचाया क्योंकि इनसे नहीं मिल पाए थे वो। आप देखेंगे कि इनकी मूर्ति का अनावरण कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में किया गया। कोलकाता को भारत की फुटबॉल राजधानी भी माना जाता है। कोलकाता में काफी फुटबॉलर प्लेयर हैं जो काफी मानते हैं, फुटबॉल को खेलते हैं, इसीलिए कोलकाता को फुटबॉल प्रेमी भी कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल में अत्यंत लोकप्रिय खिलाड़ी है। यह मूर्ति फुटबॉल प्रेमियों की भावनाओं को सम्मान देने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो कहां पर है? तो वो बनाई गई है गुजरात में और 182 मीटर ऊंची। कितनी? विश्व की सबसे ऊंची जो स्टैचू है कौन सी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची है। और कहां पर स्थित है? ये है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने आपको बताया थी। कब ये स्थापित की गई थी? 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की है गुजरात में और ये विश्व में पहला स्थान रखती है। सेकंड है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, वो बुद्ध की एक स्टैचू है, 128 मीटर की इसकी ऊंचाई है और ये चीन में बनी हुई है जो कि दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है स्टैचू ऑफ बिलीफ जो कि हमारे शिव हैं उनके लिए 106 मीटर के, राजस्थान में बनाई गई है और वो चौथा स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की वर्ष 2024 की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सर्वाधिक उत्सर्जन किस देश ने किया? तो वो किया है चीन ने। किसने? चीन इसमें फर्स्ट रैंक पर है। सेकंड रैंक पर इस पर भारत है और थर्ड रैंक पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा? यूएसए थर्ड नंबर पर है। तो याद रखेंगे, फर्स्ट पर चाइना, सेकंड पर भारत और थर्ड पर है ये संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट चलते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्रोत देशों में कौन सा देश शीर्ष योगदान पे रहा? तो एफडीआई के उसमें सबसे जो ऊपर रहा है वो रहा है मॉरिशस। कौन सा?
एफडीआई में सिंगापुर रहा है। कौन सा है? तो ये हुआ सिंगापुर। सिंगापुर पहले स्थान पे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में लगभग यूएस से डॉलर 81.04 बिलियन का एफडीआई आया, जिसमें स्रोत जो देशों में से सिंगापुर ने लगभग 30% हिस्सा लेकर शीर्ष स्थान पाया था। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में एसबीआई फाउंडेशन और इक्रासेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ने स्मार्ट क्रॉप पहल की शुरुआत कहाँ की है? तो ये कहाँ पर की गई है? तेलंगाना और कर्नाटक में। कहाँ पर? तेलंगाना और कर्नाटक में इसकी शुरुआत की गई है। आप देखेंगे जो एसबीआई फाउंडेशन और इक्रासेट ने स्मार्ट क्रॉप पहल का शुभारंभ तेलंगाना और कर्नाटक के कई जिलों में किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों को एआई और डिजिटल तकनीक के माध्यम से फसल उत्पादन बढ़ाना और जलवायु तथा कीट से संबंधित समस्याओं को निपटने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में क्लच शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मैग्नसन ने। किसने? हाँ, मैग्नसन कार्लसेन ने इसे जीता है। यहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा है मैग्नस who recently won the क्लच चेस 2025 टाइटल 2025 टाइटल। मैग्नस कार्लसेन ने इसे जीता है और ये हमारा जो है 2025 का क्लच चेस था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया? तो वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया था? तो वो किया था डिक्शनरी.com ने। किसने? डिक्शनरी.com ने भाषा को प्रदर्शित करते हुए ये क्या थी? वर्ष 2025 में वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, जो भाषा और समाज में प्रचलित शब्दों पर आधारित होता है। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स, कौन सा ग्रीन टैक्स लेना शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने? तो वो क्या है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने इसे स्टार्ट किया है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? वो है पुष्कर सिंह धामी। कौन से है? 2025 में स्टार्ट किया है। 1 दिसंबर 2025 से ग्रीन टैक्स लेना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा विभाग समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं के पायलट परियोजनाओं को लॉन्च किया है? तो वो क्या है? दूरसंचार विभाग ने। किसने? दूरसंचार विभाग ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक और डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं की पायलट परियोजनाओं की शुरुआत की है। हाल ही में दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला देश कौन सा है? तो वो है कौन सा? मालदीव। कौन सा है? मालदीव ने ऐतिहासिक ये पहला ऐसा देश है जिसने स्टार्ट किया है। क्या क्या है कि जो स्मोकिंग है या पीढ़ी का जो धूम्रपान है उसे प्रतिबंध कर दिया है। कितना? तो जो व्यक्ति 2009 से बाद में जन्मा है, जो व्यक्ति ने 2009 से जन्म लिया है, उसे जो धूम्रपान है वो प्रतिबंध कर दिया गया। उसे धूम्रपान नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 2009 से पहले ही लोग इसे यूज कर पाएंगे। इसके बाद ये बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है। मालदीव ने 2025 में ऐतिहासिक कानून लागू किया है जिसके तहत 2009 के बाद जन्मे लोगों को जीवन भर तंबाकू उत्पादन खरीदने या इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। काफी अच्छा कदम ये मालदीव ने उठाया है और सच में ऐतिहासिक है क्योंकि इससे पहले किसी ने भी ऐसा कदम नहीं उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS सिहंद्री गुआन में आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह अभ्यास किस उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है किस उद्देश्य से? हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने के लिए। जो हमारा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है इसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें 4 देश शामिल है। कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया इसी में शामिल है, अमेरिका हमारा शामिल हुआ और इसी में जापान शामिल हुआ। कौन कौन सा? तो यहाँ पर इंडिया आपको देखने को मिलेगा, इंडिया प्लस यहाँ पर अमेरिका देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर जापान देखने को मिलेगा और प्लस आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा यहाँ पर। और ये इसीलिए इसे बहु नौसैनिक अभ्यास कहा जाता है। इसी के साथ में INS जो सिहंद्री है भारतीय नौसेना का एक उन्नत स्टील फ्रैगेट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसे क्वाड देश भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्वाड देश भी कहा जाता है। क्वाड देश भी कहा जाता है क्योंकि ये 4 देशों का एक समूह है जो कि मालाबार अभ्यास करता है। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट चलते हैं,
इसरो ने हाल ही में वर्ष 2030 तक मंगल ग्रह पर अपना दूसरा मिशन मंगलयान 2 उतारने की घोषणा की है। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य है मंगल ग्रह की सतह पर उतरकर वैज्ञानिक अध्ययन करना, और कब तक? 2030 तक वो इसे लागू करना चाहता है। 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो भारत के वैज्ञानिक है मंगल ग्रह की सतह पर उतरकर वहां की खोज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत किस पहल में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है, जिसे ब्राजील के नेतृत्व में उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु शुरू किया गया है? तो ये किसमें किया गया? तो यह है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी के लिए इसे शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आप देखेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी ब्राजील की एक वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय वनों की सुरक्षा और पुनर्स्थापन को बढ़ाना है। भारत में पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है, जिससे वह नीति और रणनीतियों पर होने वाली चर्चाओं में भाग ले सकेगा। तो आप देखेंगे कहां का है? ब्राजील की एक वैश्विक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और यूनेस्को ने किस देश में परिवर्तनीय जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव टीवीईटी पहल की शुरुआत की है? तो ये की है साउथ सूडान में। कहां पर? साउथ सूडान में। नेक्स्ट देखते हैं, साउथ सूडान में की है भारत और यूनेस्को ने साउथ सूडान में टीवीईटी। क्या है टीवीईटी? टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्षेत्र में परिवर्तनीय पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कौशल विकास करना और व्यावसायिक शिक्षा को के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। किसने? साउथ सूडान के साथ मिलकर ये किया गया है। हाल ही में टाइम आउट के एक सर्वेक्षण में किस शहर को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है? तो एशिया में अगर आप देखेंगे तो एशिया में सबसे खुशहाल जो शहर है उसे मुंबई को आका गया है, मुंबई को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कजाकिस्तान किस समझौते में शामिल होने जा रहा है, जिसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग के लिए जाना जाता है? तो ये कौन सा है? ये है इब्राहिम समझौता। कौन सा है? इब्राहिम समझौते में कजाकिस्तान शामिल होगा, जिसे शांति के रूप में देखा जाएगा। और यह है क्या? कजाकिस्तान ने हाल ही में इब्राहिम समझौते में शामिल होने का निर्णय लिया है। समझौता मध्य पूर्व में इजराइल, कौन सा? मध्य पूर्व में इजराइल और अरब देशों के बीच शांति और सहयोग का बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाएगा। कजाकिस्तान के शामिल होने से क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में नई पहल की बल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केरल के कोची में किस सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बिम्स्टेक और भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई है? तो वो है बिम्स्टेक मैरीटाइम रिसर्च नेटवर्क के लिए ये मुद्दों पर जो है चर्चा हुई है। क्या है ये बिम्स्टेक जो हमारा है? बिम्स्टेक मैरीटाइम। केरल के कोची में हाल ही में बिम्स्टेक मैरीटाइम रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य है समुद्री अनुसंधान, सतत समुद्री और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, इसका जो है उद्देश्य है। विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 10 नवंबर को मनाया जाता है, जिससे कि ये जो टीकाकरण है उसको एक प्रभाव में लाया जा सके, टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके, इसीलिए विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया अवार्ड्स में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार दिया गया है? तो वो दिया गया है चेन्नई को। किसे? चेन्नई को दिया गया है 18th अर्बन मोबिलिटी इंडियन अवार्ड के लिए। किसके लिए दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन के लिए दिया गया है चेन्नई को। 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया अवार्ड 2025 में चेन्नई को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार के तहत शहरों की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की दक्षता, यात्री सुविधा, तकनीकी नवाचार और स्थिरता का मूल्यांकन किया जाता है। चेन्नई ने इन सभी पहलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इसीलिए चेन्नई को ये दिया गया है अर्बन मोबिलिटी इंडिया अवार्ड। से थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आसान भाषा में और आसानी से आप इसे याद कर पाएंगे। बस डेली आप करंट अफेयर की क्लास कीजिए, जिससे कि आपकी ज्योग्राफी हो, आपका पॉलिटी पोर्शन हो या फिर आपकी करंट अफेयर की क्लासेस हो, सब में आपकी पकड़ मजबूत होगी और आप अच्छे से इसे याद कर पाएंगे। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।